हाँ जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है सिरेमिक एकेडमी के प्लेटफ़ॉर्म पर। अपन नवंबर महीने का करंट अफ़ेयर कर रहे थे और उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ चीज़ें आईआर में बाकी रह गई थी, उसके बाद अपन नेशनल वाला शुरू करेंगे, ठीक है? तो चलिए पहले अपन जो है आईआर वाली जो चीज़ें अपन कर रहे थे उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आईआर वालों में लास्ट से शुरू करते हैं। ये वाला पेज अपन ने पढ़ लिया था, अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ और जो दुनिया भर के कौन-कौन से स्थान हैं जहाँ पर क्या चल रहा है। एक बार मुझे बता देंगे अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों के अंदर सामिया सुलह हसन, सुलह तंजानिया और वहाँ की राष्ट्रपति और इलेक्शन वायलेंस वाला वो सब बातें याद रह जाएंगी आपको। शेखा, शेखा जो वो क्या यूएई, यूएई टूरिज्म महिला, पहली महिला। हाशमी, भारत की, भारतीय मूल की उपराज्यपाल वर्जीनिया, ठीक है। अच्छा, कीर्ति सुरेश, बाल अधिकारों की रक्षा के लिए, ठीक है। अच्छा, डैन आपके ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है, 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर सोशल मीडिया पर बैन। मालदीव ने तंबाकू वाला, इथोपिया ने दीनदयाल उपाध्याय वाला, एलिगो बीज वाला मुखी। मेलिसा चक्रवात कहाँ आया, जमैका वाली साइड जहाँ पे भारत ने मदद भेजी है ना। और क्या पड़ा था, और भी था क्या कोई। स्पेन, स्पेन में क्या देखने को मिला, पहला व्हाइट आइबेरियन लिंक्स जो वो देखने को मिला, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन आगे, है ना। ये सारी बातें अपन कर चुके हैं, अब उससे आगे बात करते हैं। और आज हम बात करेंगे कुछ एक युद्धाभ्यासों की। तो युद्धाभ्यास में सारे वही हैं। सबसे पहले मालाबार। मालाबार आपको पता है कि इंडिया और अमेरिका और जो आपके क्वाड वाले जो देश हैं उनके बीच में होती है। तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए, कौन से चारों देश कौन से, क्वाड नेशन है ना। क्वाड तो समझते ही होंगे आप। तो उन देशों के बीच होने वाली नौसैनिक अभ्यास है। कैसा अभ्यास है, एक नौसैनिक अभ्यास है। इस बार कहाँ पर हुआ, तो गुआम, पश्चिमी प्रशांत महासागर में पड़ता है आपके गुआम, ठीक है। ये इसका 29वां संस्करण था, ठीक है। तो क्या याद रखना, मालाबार, मालाबार 29वां संस्करण था, क्वाड देशों के बीच में होती है, नौसैनिक अभ्यास है। नौसैनिक तो मुझे लगता है कि आप नहीं भूलोगे। उसके बाद मित्र शक्ति, मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में होता है, थल सेना का अभ्यास है, कर्नाटक में ये हुआ और इस बार इसका 11वां संस्करण था, ठीक है। तो मित्र शक्ति तो याद रखना, एक और एक मित्र मिलकर बड़े मजबूत हो जाते हैं, है ना। एक और एक मिलकर 11 हो जाते हैं, एक और एक मिलकर क्या हो जाते हैं, 11। तो एक तो कौन है, भारत, और एक दूसरा एक और कौन है, श्रीलंका। दोनों क्या है, मित्र, और इन मित्रों की शक्ति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो भारत और श्रीलंका की मित्र शक्ति मिलकर बढ़ जाती है और ये इसका कौन सा संस्करण था, 11वां संस्करण था। आगे बढ़ते हैं, गरुड़। तो याद रखना, फ्रांस के साथ हमारे 3 अभ्यास होते हैं। एक तो है वरुण, वरुण नाम से पता लग रहा है क्या लगता है, नौसेना के बीच, भारत और फ्रांस के बीच नौसेना का अभ्यास है। एक है गरुड़, गरुड़ नाम से पता लगता है क्या, वायुसेना का, ठीक है। तो भारत और फ्रांस के बीच में वायुसेना का जो अभ्यास है उसका नाम क्या है, गरुड़ है। कहां पर हुआ, फ्रांस के अंदर हुआ। कौन सा संस्करण था, 8वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था, 8वां। मुझे बताएंगे भारत और फ्रांस ने किसकी स्थापना की थी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। उनकी कौन सी मीटिंग थी इस बार, 8वीं। और ये सेशन भी कौन सा था, आपके संस्करण भी कौन सा था, 8वां। याद रह जाएगा क्या, गरुड़। गरुड़ कैसा, वायु, वायु से लिंक कर दो, फ्रांस के साथ होता है, ये याद रखना पड़ेगा। और 8वां अभ्यास था। 8वें में कैसे याद रखोगे, भारत और फ्रांस ने मिलकर क्या बनाया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि इसका कौन सा सेशन था, 8वां। आगे चलते हैं, अजय वॉरियर। अजय वॉरियर के तो स्टार मार्क कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इस बार हुआ है राजस्थान में। राजस्थान में कहां पर, तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के अंदर। ये भी कौन सा संस्करण था, 8वां संस्करण था। भारत और ब्रिटेन के बीच अजय वॉरियर थल सेना का अभ्यास है, जो कि कहां पर हुआ, राजस्थान के अंदर हुआ। इसके बारे में थोड़ी सी हम और डिटेल बात करें तो यहाँ पर भारत के दोनों देशों के 240 सैनिकों ने भाग लिया। भारत की तरफ से सिख रेजिमेंट ने भाग लिया, भारत की तरफ से सिख रेजिमेंट ने भाग लिया। और मुख्य रूप से यहाँ पर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन जो है, सेमी अर्बन एनवायरनमेंट के अंदर ऐसे मुद्दों पर जो है युद्धाभ्यास ये हुआ। क्या, आतंकवाद को खत्म करना, कौन से एरिया में, सेमी अर्बन एरिया में। मुख्य रूप से इन मुद्दों पर ये अभ्यास हुआ, जिसका नाम क्या है, अजय वॉरियर। क्या नाम है, अजय वॉरियर। ये भी थोड़ा सा याद रख लेना, क्योंकि राजस्थान में हुआ इसलिए अपन थोड़ा और डिटेल में जा रहे हैं। 14 दिन का अभ्यास था ये। कितने दिन का अभ्यास था, 14 दिन का अभ्यास था। कहां पर हुआ, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के अंदर हुआ। और कौन सी रेजिमेंट ने भाग लिया, यहां पर सिख रेजिमेंट ने भाग लिया। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं, यहां पर हम बात कर रहे हैं अजय वॉरियर की, जो भारत और ब्रिटेन के बीच थल सेना का अभ्यास है, राजस्थान में हुआ, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ। कौन सा संस्करण था, 8वां संस्करण, है ना। कौन सा संस्करण था, 8वां। कितने दिन का हुआ, 14 दिन का। कौन सी रेजिमेंट ने, सिख रेजिमेंट ने।
आगे चलते हैं, सूर्य किरण। तो भारत में जो सूर्य की किरण है वो इधर की साइड से ही आती है, और इधर भारत का पड़ोसी राज्य कौन सा है? नेपाल। तो भारत और नेपाल के बीच में थल सेना का अभ्यास, और नेपाल के पड़ोसी राज्य में ही हो जाएगा, ज्यादा दूर क्यों जाना है? तो उत्तराखंड में हो गया। ठीक है, कौन सा संस्करण? तो 19वां। सागर कवच, नाम से पता लग रहा है भारत की जो मैरीटाइम बाउंड्री है उसकी सुरक्षा करनी है, और मैरीटाइम बाउंड्री की सुरक्षा करने के लिए हमारे पास जो संस्था है उसका नाम है आईसीजी, इंडियन कोस्ट गार्ड। तो ये भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड का ही था, ये कोई दूसरे देश के साथ नहीं था। और जैसे ही मैंने मैप बनाया तो क्या बनाया? सबसे पहले महाराष्ट्र और गोवा। ये हुआ भी कहां पर? तो महाराष्ट्र और गोवा में हुआ। आगे बढ़ते हैं, पूर्वी प्रचंड, नाम से पता लग रहा है भारत का कौन सा पार्ट? तो भारत का ईस्टर्न पार्ट। ईस्टर्न पार्ट यानी कि अरुणाचल प्रदेश में हुआ पूर्वी प्रचंड, जिसमें कि तीनों सेनाओं ने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद में है विनबैक्स, नाम से पता लग रहा है वी का मतलब वियतनाम है, आईएन का मतलब इंडिया है। तो भारत और वियतनाम के बीच होने वाला अभ्यास विनबैक्स कहलाता है। हनोई वियतनाम में हुआ, और ये इसका 6वां संस्करण था। तो देखते हैं हमने कौन कौन से युद्धाभ्यास याद किए। देखो, ऐसे याद करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, एक काम करते हैं एशिया से चलते हैं। एशिया में सबसे पहले बात कर लेते हैं वियतनाम की। वियतनाम के साथ जो अभ्यास हुआ वो कौन सा रहा? विनबैक्स। और ये कौन सा अभ्यास था? 6वां अभ्यास था। कहां पर हुआ? हनोई वियतनाम के अंदर ये हुआ। आगे चलते हैं, भारत के अंदर ही हम यदि बात करें तो भारत के अंदर हमने 2 पढ़े। एक पढ़ा पूर्वी प्रचंड, जो कि भारत की ही तीनों सेनाओं के बीच होता है, और ये हमने देखा अरुणाचल प्रदेश के अंदर हुआ। कहां पर हुआ? अरुणाचल प्रदेश में। एक हमने देखा इंडियन कोस्ट गार्ड का। इंडियन कोस्ट गार्ड का जो था उसका नाम था सागर कवच। क्या नाम था? सागर कवच, जो कि महाराष्ट्र और गोवा में हुआ, कोस्ट गार्ड के बीच होता है। एक अपन ने राजस्थान में भी देखा, जो कि हुआ किसके साथ था? ब्रिटेन के साथ में। नाम उसका क्या था? अजय वॉरियर। राजस्थान में कहां पर हुआ? तो राजस्थान के अंदर महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ। कितने दिन चला? 14 दिन। कौन सी रेजिमेंट थी? सिख रेजिमेंट। बेसिक पर्पज क्या था? काउंटर काउंटर टेररिज्म। कौन सा सेशन था? 8वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 8वां। इसी के बगल में ही क्या पड़ता है आपके? फ्रांस। फ्रांस के साथ में भी कौन सा था? 8वां था। फ्रांस का 8वां कैसे याद रहेगा? भारत फ्रांस के बीच इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसकी भी कौन सी मीटिंग थी? 8वीं मीटिंग थी, इसलिए भी याद रह जाएगा। फ्रांस के साथ कौन सा हुआ? तो वरुण गरुड़ शक्ति। तो यहां पर क्या है? गरुड़। गरुड़ यानी कि वायुसेना का अभ्यास है। उसके बाद में याद रख लो, यहां पर यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के साथ में कौन सा? मालाबार अभ्यास। ये नौसैनिक अभ्यास है। कौन सा था? 29वां था। कौन सा था? 29वां था। एक हमने देखा यहां पर नेपाल के साथ, इधर से क्या आती है? सूर्य की किरणें आती है। तो भारत और नेपाल के बीच कहां होगा? पड़ोस में ही करवा लें क्या? उत्तराखंड में करवा लें क्या? बिल्कुल उत्तराखंड में करवा लो। ये 19वां था। फिर अपने का 1 और 1 11 मिलकर जो है वो मित्र शक्ति बन जाती है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में 11वां संस्करण, जो कि मित्र शक्ति नाम से हुआ। तो ये हमने क्या पढ़े? सारे के सारे युद्धाभ्यास जो कि हाल ही में हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, एक हमने करवाया रणनीतिक साइबर अभ्यास। क्या करवाया? रणनीतिक साइबर अभ्यास, भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच। ठीक है, कहां पर हुआ? नई दिल्ली में हुआ। किसने करवाया? तो विदेश मंत्रालय और राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र, है ना, ये आपके एनसीसीसी ऐसे इस तरीके से नाम है, राष्ट्रीय नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, इस तरीके से है। तो उसके मध्य में प्लस विदेश मंत्रालय के द्वारा करवाया गया है यहाँ पर रणनीतिक साइबर अभ्यास। किस किस के बीच में? भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच। भारत और मध्य एशियाई मतलब ये 5 देश जो है ना, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इनके साथ में हमारा कौन सा हुआ है? रणनीतिक साइबर अभ्यास। याद रह जाएंगे। तो ये सारे के सारे हमने क्या पढ़ लिए? साइबर अभ्यास, सॉरी, ये सारे के सारे हमने पढ़ लिए वॉर एक्सरसाइज। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर आती हैं कुछ एक और सम्मेलन। दुनिया भर के सम्मेलन तो हमने पिछली क्लास में पढ़ ही लिए थे, और छोटे मोटे कई संस्करण और हैं, वो देख लेते हैं। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन, याद रख लेना, एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है जिसका नाम है अपेक। अपेक में याद रखना भारत इसका मेंबर नहीं है। जिसका नाम क्या है? अपेक का नाम है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, है ना, जिसमें कि कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं? इधर से आपके ऑस्ट्रेलिया आ गया, इधर से जो आपके यूएसए आ गया, है ना, और ये एशिया के इधर वाले देश और इधर ये वाले देश, कुल मिलाकर ये वाले जो देश हैं, है ना, प्रशांत महासागर के आसपास वाले देश, ये इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसीलिए संस्था का नाम क्या है? एशिया पैसिफिक है ना। क्या इसमें भारत सदस्य है क्या? तो याद रख लेना भारत सदस्य नहीं है, लेकिन जो है वैसे इसको बुलाया जाता रहता है भारत को गेस्ट के तौर पर। और ये कहां पर हुई? दक्षिण कोरिया के अंदर हुई।
कहां पर हुई? दक्षिण कोरिया में। क्या आपके लिए सरप्राइजिंग एलिमेंट है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी हमने क्या कहा, प्रशांत वाले में देशों में जहां पर पैसिफिक ओशन है वहीं पर तो होगी, और पैसिफिक ओशन में यहां पर कौन सा देश पड़ता है आपके? साउथ कोरिया। तो अपेक की जो मीटिंग है वो कहां पर हुई? साउथ कोरिया में। और इसमें कौन से देश हैं? एशिया पैसिफिक, यानी कि पैसिफिक के आसपास के एशिया वाले देश और इधर वाले देश। इसमें यूएसए है लेकिन इंडिया नहीं है, ठीक है। और होगी कहां पर? तो भाई इसी पैसिफिक कंट्रीज के आसपास ही तो होगी। तो ये कहां पर हुई है? दक्षिण कोरिया के अंदर हुई है। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक विकास के लिए दूसरा शिखर सम्मेलन, दूसरा शिखर सम्मेलन सामाजिक विकास के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए, जो कि कहां पर हुआ? दोहा के अंदर हुआ है ना। यूएन जनरल असेंबली के द्वारा यहां पर दोहा घोषणा पत्र अपनाया गया, सामाजिक विकास के लिए यह सम्मेलन हुआ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षकारों की 37वीं बैठक। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि ओजोन से संबंधित है आपके, तो उसको लेकर नैरोबी केनिया के अंदर जाइए, यहाँ पर मीटिंग हुई है आपके। भारत वियतनाम रक्षा नीति संवाद, ये हुई है हनोई में। याद करो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा भारत और इनके बीच में विनबैक्स अभ्यास भी हुआ, वो भी कहां पर हुआ था? हनोई में। जब वो अभ्यास कर रहे हैं तो साथ ही साथ बात भी कर लेते हैं। सिर्फ जो वो आपको हथियार ही क्यों चलाने हैं, डायलॉग भी कर लो, बात भी कर लो। तो भारत और वियतनाम के बीच रक्षा नीति संवाद हुआ, ये भी कहां हुआ? हनोई के अंदर ही हुआ। तीसरा अंतरराष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन, ये सरप्राइजिंग एलिमेंट जरूर रहेगा, आपको लगेगा कहीं भारत में हुआ होगा, लेकिन ये हुआ है ब्राजील में। वहां पर स्वामी विवेकानंद के नाम से एक संस्था बनी हुई है, वहां पर यह हुआ तीसरा अंतरराष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन। विश्व दूर संचार विकास सम्मेलन, ये हुआ है आपके बाकू अजरबैजान में। बाकी रक्षा उद्योग गोलमेज सम्मेलन दुबई के अंदर, और पहला अंतरराष्ट्रीय सहोदय सम्मेलन ये भी दुबई के अंदर, ठीक है। ये सीबीएसई ने करवाया, ठीक है। तो ये आपको पता ही थोड़े से कम इंपॉर्टेंट होते हैं, हालांकि मैं छोड़ने को तो नहीं कहूंगा आजकल आरपीएससी को देखते हुए, है ना, तो छोड़ने को तो नहीं कहेंगे, पर फिर भी एक बार देख जाना। इसमें से जो आपको सरप्राइजिंग एलिमेंट लग सकता है वो ये लग सकता है, तीसरा अंतरराष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन कहां पर हुआ? ब्राजील में। ये वाला बहुत इजीली गैस कर लोगे, दक्षिण कोरिया में हुआ। वियतनाम वाला बहुत इजीली आपको याद रह जाएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नैरोबी केनिया के अंदर, सामाजिक विकास के लिए दोहा में, विश्व दूरसंचार विकास के लिए बाकू के अंदर, रक्षा उद्योग और अंतरराष्ट्रीय सौदे ये दोनों कहां पर हुए? दुबई के अंदर हुआ है, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़े? अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कौन सा कहां पर हुआ है। अब हम पढ़ेंगे 7 अलग अलग रिपोर्ट है, उन रिपोर्ट को मैं थोड़ा सा आपके लिए समरी मैंने यहाँ पर तैयार की, उसी से पढ़ लेते हैं, ठीक है। रिपोर्ट में पहले बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जलवायु परिवर्तन सूचकांक, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसमें यह देखा गया कि कौन से देश हैं जो कि क्लाइमेट चेंज के लिए जो आपने लक्ष्य तय किए हैं उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हो। और ये जो इंडेक्स है इसमें पाया गया कि टॉप 3 रैंक पर तो कोई नहीं है, कोई भी देश ऐसा नहीं है जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया हो। हालांकि कुछ देशों ने पूरा दम लगाया लेकिन फिर भी टॉप 3 में नहीं आ पाए। कुछ देशों ने क्या किया? पूरा बोलो दम लगाया। तो दम लगाया मतलब कि जो पहले जो 3 रैंक पर हैं वो है डेनमार्क, यूके और मोरक्को। डेनमार्क 4थी रैंक पर रहा, यूके 5वीं पर रहा, 6ठी पर मोरक्को रहा। तो इन 3 देशों ने बड़ा दम लगाया लेकिन पहले 3 में तो फिर भी नहीं आ पाए। दम का याद रखना, डी का मतलब डेनमार्क है, यू का मतलब यूके है और एम का मतलब मोरक्को है। भारत की क्या परफॉर्मेंस रही? तो भारत की परफॉर्मेंस यहां पर रही 23वीं। भारत पहले बहुत उत्तम परफॉर्मेंस वाली कैटेगरी में आता था, इस बार मध्यम वाली में आया है। भारत की रैंक कौन सी रही है? 23वीं। 4 इसके मानक हैं, 4 मानकों पर यह देखी जाती है। 4 मानकों को हम याद रखेंगे ग्रेड से। किससे याद रखेंगे? ग्रेड से। ग्रेड का मतलब क्या हुआ? एक तो यह देखा जाता है कि कौन सा देश कितना ग्रीन हाउस गैस एमिशन कर रहा है, एक ये देखा जाता है कौन से देश ने कितनी रिन्यूएबल एनर्जी बनाई है, एक ये देखा जाता है कितने देश की कौन से देश किस तरीके से एनर्जी का यूज कर रहा है, जो भी एनर्जी बनी है उसका यूज कैसे कर रहा है। और एटी का मतलब यहां पर याद रखना है क्लाइमेट से है। एटी का मतलब यहां पर क्या है? क्लाइमेट चेंज को लेकर किसने कितना काम किया है। इस तरीके से इसके कितने इंडिकेटर हैं? 4। इन 4 में से इसको 20% वेटेज दिया जाता है, इसको भी 20%, इसको भी 20%, इसमें 2 अक्षर है तो 40%, ठीक है। इस तरीके से वेटेज दिया जाता है और ये रैंक जो निकाली जाती है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस। अच्छा, ये निकालता कौन है? ये तो बताया ही नहीं। ये निकाली जाती है एक संस्था के द्वारा जिसका नाम है जर्मन वॉच।
क्या नाम है? जर्मन वॉच। तो जो सबसे पहली इंडेक्स हमने पढ़ी उसका नाम है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो निकाली जाती है किसके द्वारा? जर्मन वॉच के द्वारा। और क्या कहा इन्होंने? कोई भी देश ऐसा नहीं है जो कि टॉप 3 में आ सके, हालांकि कुछ देशों ने बड़ा दम लगाया है, यानी कि डेनमार्क, यानी कि यूके, यानी कि मोरक्को। ठीक है, और ये किस पैरामीटर पर निकाला जाता है? ग्रेट पैरामीटर पर निकाला जाता है। ग्रीन हाउस एमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी यूज और क्लाइमेट चेंज, इन सबको 20-20% वेटेज और इसको 40%। भारत की रैंक कौन सी रही? भारत की रैंक इसमें रही है 23वीं। जो भारत पहले एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस पे हुआ करता था, इस बार कौन सी में है? मध्यम वाली के अंदर जो इसमें भारत की रैंकिंग इसमें रही है। ठीक है, तो ये है पहली इंडेक्स। एक बार इसमें सीधेपन बता दूं, कोई परफेक्ट रह नहीं गया हो। तो किसके द्वारा निकाली जाती है? जर्मन वॉच तो है ही है, इसके अलावा 2 संस्थाएं और भी है, पर मुख्य रूप से पहले ये केवल जर्मन वॉच ही हुआ करती थी। इसके अलावा इसमें और है न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, दोनों प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, जितना कोई महत्वपूर्ण नहीं है। जर्मन वॉच एटलीस्ट याद रह जाए। तो जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। ठीक है, अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, ग्रीन हाउस एमिशन का यहाँ पर 40% है, बाकी क्लाइमेट पॉलिसी का और इन तीनों का क्या है? 20-20% है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस एमिशन है इसका 40% वेटेज है भाई। ठीक है, तो 40% वेट, ये 4 तो हो गया आपके क्या कहेंगे थीम, और 14 हो गया आपके इंडिकेटर। इसके आधार पर ये रैंक निकाली जाती है। पहले 3 रैंक पर कोई भी नहीं है, चौथे पर डेनमार्क, 5वें पर यूके, छठे पर मोरक्को। अंतिम स्थान किसका रहा है? तो वो रहा है सऊदी अरब का। भारत का कौन सा रहा है? 23वां। ठीक है, भारत उच्च प्रदर्शन वाले से मध्यम में आ गया है। ठीक है, तो ये सारी बातें इसके अंदर कही गई। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, क्या बातें थोड़ी सी हमने जोड़ दी। जर्मन वॉच के अलावा एक तो न्यू क्लाइमेट और एक क्लाइमेट एक्शन वॉच करके है, तो इन संस्थाओं के द्वारा निकाला जाता है। और ये जो 4 है इसमें से ग्रीन हाउस वाले का 40% है, बाकी तीनों का 20-20%, ऐसे याद रखना है। भारत की रैंक कौन सी है? 23वीं। अंतिम रैंक पर कौन रहा है? सऊदी अरब, जिसकी रैंक कौन सी? 67th। ठीक है, ये हो गई पहली रैंक, पहली इंडेक्स। दूसरे पर चलते हैं, वो है एमिशन गैप रिपोर्ट। एमिशन गैप रिपोर्ट मतलब कि जो आपने एमिशन के लिए टारगेट तय किए हैं और जो एक्चुअल में हो रही है उसके बीच में कितना गैप है। जो आपने एनर्जी एमिशन के लिए कितना हम उत्सर्जन करेंगे, जो आपके एक्चुअल में हो रही है और जो आपने टारगेट तय किया था उसके बीच में कितना क्या गैप है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये रिपोर्ट निकाली जाती है। और ये रिपोर्ट निकाली जाती है यूनेप के द्वारा, एक संस्था है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनेप, उसके द्वारा निकाली जाती है। इसने कहा है कि भारत और चीन 2 ऐसे देश हैं जो सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन करते हैं, या फिर इनका जो है एमिशन गैप जो क्या है सबसे ज्यादा है। हालांकि इसके द्वारा यह भी कहा गया है कि भारत का जो पर कैपिटा एमिशन है वो दुनिया की एवरेज से काफी कम है। यानी कि भारत के अंदर एमिशन ज्यादा तो होता है, लेकिन प्रति व्यक्ति हिसाब बात करें तो दुनिया की एवरेज से अभी भी हम क्या हैं? कम है, क्योंकि हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा है। इस हिसाब से हमें थोड़ा सा ज्यादा कार्बन एमिशन का अधिकार एक तरीके से मिल जाता है। ठीक है, इसलिए हम दुनिया की एवरेज से तो कम है, लेकिन भारत और चीन जो है वो सबसे ज्यादा एमिशन करने वाले देश हैं। तो एमिशन गैप रिपोर्ट में ये 2-3 बातें याद रखनी है। पहली बात, चाइना और भारत आगे है। दूसरी बात, ये निकालता कौन है? तो यूनेप निकालता है। तीसरी बात, पर कैपिटा एमिशन में अभी भी हम क्या है थोड़े से सही चल रहे हैं, लोअर है अपन दुनिया की एवरेज से। उसके बाद अगली जो रैंकिंग है वो है QS, एशिया वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। एशिया के अंदर कौन कौन से महाविद्यालय हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसको लेकर QS नामक एक संस्था है उसके द्वारा ये रैंकिंग निकाली जाती है। इसीलिए इसी के नाम में ही क्या जुड़ गया? QS, एशिया रैंकिंग। यही वर्ल्ड के लिए भी निकालते हैं तब वो कहलाता है QS ग्लोबल या वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। अभी हम क्या बोल रहे हैं? QS एशिया वाली रैंकिंग। ठीक है, तो इस एशिया वाली रैंकिंग में देखने को मिला सबसे ज्यादा कॉलेज कहाँ के हैं अच्छे कॉलेज? तो वो है आपके चाइना के। चाइना में भी यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग जो है उसने टॉप किया है। इंडिया वालों का कोई दूर दूर तक नामो निशान दिखता नहीं है, और टॉप 100 के अंदर सिर्फ 5 है। सिर्फ एशिया वालों की ही यहाँ पर वो चल रही है, कंपटीशन हो रहा है। उसमें टॉप 100 में कितने हैं? 5 है। उसमें से IIT दिल्ली जो है उसकी 59th रैंक रही है। IIT दिल्ली की यहाँ पर कौन सी रैंक रही है? 59th रैंक रही है। तो हमने उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट यानी कि एमिशन गैप रिपोर्ट के बाद में क्या पढ़ा? QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। ये किसके द्वारा निकाली जाती है? QS नामक एक संस्था है जिसकी फुल फॉर्म है क्वार्टरली साइमंड्स।
ठीक है। इसने कुल विश्वविद्यालय जो देखे वो देखे 1526। उन 1526 की लिस्ट में चाइना के थे 394 और भारत के वालों को लिया था 294 को। लेकिन टॉप 100 जब निकाले गए तो पहले नंबर पर हांगकांग विश्वविद्यालय, दूसरे पर पेकिंग विश्वविद्यालय और टॉप 100 में भारत के मिले सिर्फ कितने? 5, है ना। जब वो टोटल का देखें अपन तो भारत वालों को चाइना वालों को दोनों को लगभग बराबर सही स्थान दिया गया था, 4-3 का अनुपात था। लेकिन जब रैंक निकल के आती है तो टॉप 100 में भारत के सिर्फ कितने आते हैं? 5। उसमें से पहली रैंक किसकी आती है? आईआईटी दिल्ली की। ठीक है। इसके अलावा यह देखा गया कि पेपर पर फैकल्टी सूचकांक में भारत अग्रणी रहा। ये क्या होती है? पेपर पर फैकल्टी सूचकांक क्या होता है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। पेपर पर फैकल्टी का मतलब हो गया ए यूनिवर्सिटीज रिसर्च प्रोडक्टिविटी बाय कैलकुलेटिंग एवरेज नंबर ऑफ रिसर्च पेपर पब्लिश्ड बाय ईच फैकल्टी मेंबर, कि जो कॉलेज में पढ़ाने वाली फैकल्टी है उनके द्वारा कितने रिसर्च पेपर जारी किए गए हैं। जो कॉलेज में पढ़ाने वाली फैकल्टी है उनके द्वारा कितने रिसर्च पेपर जारी किए गए हैं, तो इसको बोलते हैं पेपर पर फैकल्टी। क्या बोलते हैं? पेपर पर फैकल्टी। तो पेपर पर फैकल्टी सूचकांक में भारत क्या रहा है? अग्रणी रहा है। इसमें एशिया के शीर्ष 10 संस्थानों में 5 भारतीय संस्थान शामिल है। यानी कि इससे एक बात समझ में आती है, हमारे यहाँ पर रिसर्च पेपर फर्जी बड़े आते हैं, क्योंकि जब दुनिया की यूनिवर्सिटी की रैंकिंग निकल रही है उसमें अपने टॉप 100 में 5 आ रहे हैं, और जब रिसर्च पेपर की निकली कितने रिसर्च पेपर जारी किए हैं उसमें टॉप 10 में अपने 5 आ रहे हैं। तो इससे संदेह होता है भारत में रिसर्च पेपर किस तरीके से जारी किए जाते हैं। कुल 11 संकेतकों के आधार पर यह रैंकिंग यहाँ पर दी गई है। तो हमने क्या पढ़ा? क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, जिसमें कि क्यूएस नामक संस्था है। चाइना के 394 कॉलेज लिए, भारत के 294 कॉलेज लिए, इस तरीके से रैंकिंग निकाली। लेकिन भारत के टॉप 100 में से सिर्फ 5 आए। उसमें से आईआईटी दिल्ली ने 59th रैंक प्राप्त की और हमने यहाँ पर पेपर पर फैकल्टी के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस जो वो लेके आए। ठीक है, चलते हैं चौथी रिपोर्ट की तरफ, और वो है माइग्रेशन आउटलुक नाम से। किस नाम से है? माइग्रेशन आउटलुक। नाम से क्या लग रहा है क्या करेगी? देखेगी कि कौन से देश से और कौन से देश में कितना माइग्रेशन होता है, यानी कि एक देश से दूसरे देश में लोगों का जाना। और ये जो रैंकिंग निकाली जाती है ओईसीडी नामक एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निकाली जाती है। ओईसीडी क्या है? ओईसीडी एक संस्था है जो कि विकसित देशों की है। इसमें ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज हैं, भारत इसमें शामिल नहीं है। तो ओईसीडी नामक संगठन के द्वारा ये माइग्रेशन आउटलुक निकाली गई और इसमें बताया गया कि भारत का एक काफ़ी बड़ा योगदान है माइग्रेशन के अंदर, यानी कि दुनिया भर से जो छात्र हैं वो और जो लोग हैं वो भारत से जा रहे हैं। और इसमें कहा 2023 में 2,25,000 भारतीय नागरिकों ने इन यूरोपियन देशों की, ओईसीडी देशों की नागरिकता ग्रहण की है। भारत से बहुत सारे लोग जो वो जा रहे हैं। इसमें यह भी देखा कि इन देशों में जो अध्ययन करने वाले जो छात्र हैं उसमें से 1/3 भारत या फिर चीन से ही आते हैं। तो अपने यहाँ वाले जो लोग हैं वो दुनिया के अलग अलग देशों में जाते हैं। ये कौन बताती है? माइग्रेशन आउटलुक, जो कहती है कि भारत से 2,25,000 जो माइग्रेट है वो इन देशों में जाके बसे। जो स्टूडेंट है उसमें से भी इंडिया और चाइना का एक अच्छा खासा नंबर आता है। उसके बाद अगली जो रिपोर्ट आती है उसका नाम है वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट, यानी कि विश्व असमानता सूचकांक। ये किसके द्वारा निकाली जाती है? एक संस्था है जिसका नाम है वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब। क्या नाम है? वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब। तो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के द्वारा निकाली जाती है। क्या बातें करते हैं भाई? फर्जी फर्जी बातें हैं कि दुनिया भर के जो टॉप 1% लोग हैं उन्होंने इतना पैसा कमा लिया और गरीबों के 50% ने 2% ही कमाया। इस प्रकार की बात है। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपके काम की नहीं है। इसमें से इन्फॉर्मेशन जो काम की है वो ये है कि किसके द्वारा निकाली जाती है। तो याद रखना है वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के द्वारा निकाली जाती है। तो बस यहीं पर ये बात है, वैश्विक असमानता लैब के द्वारा जारी की जाती है। यह भी देखा गया कि विश्व के लगभग 83% देशों में आय असमानता बहुत ज्यादा है और यहां पर गिनी गुणांक 0.4 से अधिक है। गिनी कोफिशिएंट क्या होता है या आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा। किसी भी देश में इनइक्वालिटी निकालने के लिए किस गुणांक का प्रयोग किया जाता है? तो गिनी गुणांक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ज्यादा इसमें कोई काम के फैक्ट है नहीं। एक बार मुझे वापस से बता दो, पहला कौन सा पढ़ा?
क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन निकालता है? जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट और क्लाइमेट एक्शन वाला, ठीक है। पहले 3 रैंक पर कौन था? कोई नहीं था। उसके बाद में कुछ देशों ने क्या किया, बड़ा दम लगाया है। दम किन किन देशों ने? डेनमार्क, यूके और मोरक्को। भारत की रैंक कौन सी रही है? 23वीं रही है। सबसे लास्ट में कौन है? सऊदी अरब। कौन से पे? 67 पे। कितने पैरामीटर? 14 इंडिकेटर, 4 पैरामीटर, ठीक है। 4 पैरामीटर कौन से थे? ग्रेट का मतलब ग्रीन हाउस एमिशन, आर का मतलब रिन्यूएबल एनर्जी, ई का मतलब एनर्जी यूज और एटी का मतलब क्लाइमेट। 40% योगदान किसका? ग्रीन हाउस एमिशन वाले का। पहले हो गई। दूसरा हमने पढ़ा था एमिशन गैप रिपोर्ट, उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट। उसमें किसने निकाली थी? यूनैप ने। क्या कहा था? भारत में और चाइना में एमिशन बहुत ज्यादा होता है, हालांकि वर्ल्ड एवरेज से अभी भी हम क्या है? कम है। उसके बाद तीसरी रिपोर्ट हमने पढ़ी थी क्यूएस एशिया वाली। कौन निकालेगा? क्यूएस। क्या देखा गया? टॉप 100 में भारत की कितनी है? 5 है। सबसे ज्यादा कौन है? चाइना वाले। चाइना में भी टॉप किसने किया? यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग ने किया है। उसके बाद पेकिंग विश्वविद्यालय ने किया है। अच्छा, फिर भारत वाले कितने हैं? 5 है। 5 में से भी आईआईटी दिल्ली की कौन सी रैंक है? 59। पेपर्स पर फैकल्टी में भारत की रैंक क्या है? अच्छी है, और 10 में से 5 भारत के हैं। उसके बाद हमने पढ़ी माइग्रेशन आउटलुक। कौन निकालता है? ओईसीडी निकालता है। कौन निकालता है? ओईसीडी। और इन्होंने बताया ओईसीडी में इतने इतने लोग आए, इतने इतने छात्र भारत के आए। उसके बाद मुझे बताओ वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट। वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट कौन निकालता है? वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट। अरे बस लैब ही तो लगाना है, तो वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब के द्वारा निकाली जाती है। इनइक्वलिटी देखने के लिए कौन सा गुणांक लिया जाता है? गिनी गुणांक या गिनी कोफिशिएंट को देखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर आता है मिथेन स्टेटस रिपोर्ट, जो ये देखेगी कि कौन से देश में कितनी मिथेन का उत्सर्जन होता है। जैसे यहां पर ओवरऑल कार्बन एमिशन देखा गया, यहां पर कार्बन के अंदर भी एक स्पेसिफिक गैस जो कि कौन सी है? मिथेन, जो कि पॉल्यूशन का सबसे बड़े सोर्सेज में से एक है। ये जो रिपोर्ट है वो निकाली गई यूनैप और एक है संस्था कोalition फॉर क्लीन एयर। कोalition फॉर क्लीन एयर, तो क्लीन एयर नाम से एक संस्था है और यूनैप है। इन्होंने क्या निकाली है? मिथेन स्टेटस। देखो ये क्या है? एमिशन गैप, कार्बन एमिशन को लेकर ये भी किसने निकाली है? यूनैप ने। और कार्बन गैस के अंदर भी स्पेसिफिक कौन सी? मिथेन। ये भी किसने निकाली है? यूनैप। लेकिन इसमें एक संस्था इनके साथ और जुड़ गई, वो कौन सी है? सीसीएसी, यानी कि क्लीन एयर कोalition। उसके साथ साथ इसमें और कौन शामिल है? मतलब इसमें क्या देखा गया? चाइना सबसे ज्यादा मिथेन गैस का उत्सर्जन करता है, यूएसए दूसरे पर है और भारत तीसरे पर है। सबसे ज्यादा मिथेन गैस का उत्सर्जन कौन करता है? चाइना, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है। दूसरे पर कौन है? यूएसए। और तीसरे पर कौन है? इंडिया। ठीक है। फिर देखा गया स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट। बच्चों के, दुनिया के जो बच्चे हैं उसको लेकर एक रिपोर्ट निकाली गई है, और बच्चों के लिए जो संस्था काम करती है उसका नाम क्या है? यूनिसेफ। तो ये रिपोर्ट कौन निकालेगा? यूनिसेफ। इस तरीके से हमने ये 7-8 एक जो रिपोर्ट है ये पढ़ा। इसमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा निकाली गई है। ठीक है। एक बार मुझे फटाफट मनी मन रिवाइज करेंगे। मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूं, आप ये देखेंगे रिलीज्ड बाय, किसके द्वारा निकाली गई। ठीक है। अच्छा, यहां पर साथ ही साथ ये भी देख लेंगे, यदि इसमें कोई भारत की रैंकिंग का कोई सवाल है तो वो भी देख लेंगे। पहली सीसीपीआई, मनी मन रिवाइज करेंगे। दूसरा एमिशन गैप। तीसरा माइग्रेशन आउटलुक। चौथी यूएस एशिया रैंकिंग। पांचवी वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट। छठी मीथेन स्टेटस। और सातवीं चिल्ड्रन वाली। याद आ जाएगी सारी। ये कौन है? चिल्ड्रन है यूनिसेफ, मीथेन स्टेटस यूनेप, और क्लीन एयर कोएलिशन। वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब, यूएस एशिया क्यूएस, माइग्रेशन आउटलुक ओईसीडी, ओईसीडी ओसीडी या ओईसीडी, सॉरी ओईसीडी, एमिशन गैप यूनेप, और ये जर्मन वॉच प्लस न्यू क्लाइमेट प्लस क्लाइमेट वॉच। क्लियर है? तो ये सारी रिपोर्ट्स अपन ने देख ली। अभ्यास भी याद है? दोबारा पूछ लो बोले एक बारी। अजय वॉरियर, भारत ब्रिटेन कहाँ हुआ? कौन सा संस्करण था? 8वां। कितने दिन चला? कौन सी रेजिमेंट ने भाग लिया? गरुड़ शक्ति।
भारत और फ्रांस। कौन सा संस्करण? आइए से कौन सा था? 8वां। और ये भी कौन सा होगा? 8वां। एक और एक मिलकर 11, मतलब कौन? मित्र शक्ति श्रीलंका। ठीक है, बताएंगे। सागर कवच इंडियन कोस्ट गार्ड के बीच कहां पर हुई? महाराष्ट्र और गोवा। पूर्वी प्रचंड अरुणाचल प्रदेश। किन किन के बीच? तीनों सेनाओं के बीच। अच्छा, मुझे बताएंगे ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया हाल ही में? स्पेन में क्या देखने को मिला? आइबेरियन लिंक्स जो देखने को मिला। ठीक है, तो ये सारी बातें अपन ने कर ली। किसके बारे में? आईआर के बारे में। जितनी भी बातें थी वो सारी गई है अपनी। अरे हाँ, एक और इंपॉर्टेंट सा पॉइंट रह गया, वो जो कि समझने वाला है, इसमें कुछ याद रखने वाला कुछ ही नहीं है। वो है व्हाइट कॉलर टेररिज्म। व्हाइट कॉलर टेररिज्म का मतलब क्या होता है? देखो, हमारे यहाँ पर अलग अलग प्रकार की जॉब होती है। जैसे एक अपन बोलते हैं पिंक कॉलर जॉब। पिंक कॉलर जॉब मतलब कि वो नौकरियां जो कि लड़कियों को मिलती है, उसके लिए पिंक कॉलर जॉब का वर्ड यूज करते हैं। एक होता है व्हाइट कॉलर जॉब। व्हाइट कॉलर जॉब का मतलब जो कि अच्छे पढ़े लिखे एजुकेटेड जो लोग हैं उनके द्वारा, जैसे मान लो आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, ये भी व्हाइट कॉलर जॉब में आती है। डॉक्टर हैं व्हाइट कॉलर जॉब में आते हैं, इंजीनियर हैं व्हाइट कॉलर जॉब में आते हैं। तो ये सारे व्हाइट कॉलर जॉब कैटेगरी कहलाती है। तो अभी ये व्हाइट कॉलर टेररिज्म क्या है? तो ऐसे पढ़े लिखे लोगों के द्वारा, क्योंकि अभी तक ये माना जाता था कि जो आतंकवाद है वो शिक्षा के अभाव में होता है। हालांकि दुनिया भर में इससे पहले भी बहुत सारे एग्जाम्पल मिल चुके थे, भले ही वो आपके क्या नाम है उसका, जो लादेन जो था, है ना। तो भी बहुत सारे ऐसे दुनिया भर के एग्जाम्पल है जो कि बहुत पढ़े लिखे लोग थे। पर अभी इस बार एक समूह के अंदर, अभी तक ये कह दिया जाता था कि भाई ये जो पढ़े लिखे लोग हैं जो कि आतंकवाद में इन्वॉल्व हैं, ये लीडरशिप का काम करते हैं। ग्राउंड लेवल पर तो अभी भी अनपढ़ लोग ही हैं। लेकिन इस बार वो भ्रम भी निकल गया, क्योंकि इस बार जो है पढ़े लिखे लोगों का आतंकवाद में जुड़ाव जो देखने को मिला। जो दिल्ली के अंदर आतंकी हमला हुआ, उस हमले के अंदर डॉक्टर जो थे कई सारे, वो इन्वॉल्व थे। तो इसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया जिसको कहा जाता है व्हाइट कॉलर टेररिज्म। ठीक है, तो व्हाइट कॉलर टेररिज्म क्या है? तो दिल्ली में हाल ही में हुए कार ब्लास्ट से में देखने को मिला। व्हाइट कॉलर टेररिज्म से मतलब है शिक्षित पेशेवर जो है, जो एजुकेटेड हैं, जो विशेषज्ञता के लिए जाने जाते हैं, किसी एक फील्ड में स्पेशलाइजेशन है, उनके द्वारा आतंकी घटनाओं को अंजाम देना। लीडरशिप के तौर पर भी नहीं, ग्राउंड लेवल पर उनके द्वारा जो इन घटनाओं को अंजाम देना, व्हाइट कॉलर टेररिज्म कहलाता है। लीडरशिप के तौर पर तो दुनिया को पहले भी बहुत सारे एग्जाम्पल थे दुनिया के पास। इस बार जो है वो ग्राउंड लेवल पर भी देखने को मिला। व्हाइट कॉलर टेररिज्म पारंपरिक जो ट्रेडिशनल टेररिज्म है उससे अलग कैसे है? उससे अलग है, उसमें यह देखा जाता था कि जो हाशिए पर स्थित जो समाज है, जो गरीब है, जो अनपढ़ है, उन लोगों के द्वारा ज्यादा हिस्सा लिया जाता था। लेकिन इस बार शिक्षित पेशेवर थे, उनके अंदर जो है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत कट्टरपंथीकरण प्रयासों के जरिए, यानी कि सीधे उनको कट्टरपंथी बनाया जाता था। लेकिन अब ये कि वो तो सीधे 1-to-1, मतलब कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को विचार प्रेषित कर रहा है। लेकिन यहां पर तो सोशल मीडिया का यूज हो रहा है, ऑनलाइन एनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म का यूज हो रहा है, सिग्नल ऐप का यूज हो रहा है। ये सब इस बार कुछ नए फीचर देखने को मिले। इनकी पहचान तुलनात्मक रूप से कठिन है, क्योंकि वो जो गरीब हैं, वो जो अनपढ़ हैं, उनको फिर भी पकड़ लेंगे। लेकिन ये बिल्कुल समाज में बहुत ही वेल एस्टेब्लिश्ड लोग हैं। इनके ऊपर ये आरोप लगाना भी कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर चेकिंग कर रहे हैं आतंकवाद के लिए, ये भी बड़ा मुश्किल है। इनके ऊपर शक करना बड़ा मुश्किल है, और जिसके ऊपर शक करना मुश्किल है उसकी पहचान करना भी बड़ा मुश्किल है। तो इनकी पहचान तुलनात्मक रूप से कठिन है। कार्य प्रणाली, वो लोग अनपढ़ हैं, उनको जैसे इंस्ट्रक्शन मिले केवल वैसे ही काम करेंगे, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। ये अपना दिमाग भी लगा सकते हैं, योजना भी बना सकते हैं, इसलिए मुश्किल है। ठीक है, और प्रमुख चालक मतलब कौन सी चीजें हैं जो इनको इसकी तरफ लेके जाती है? तो सामाजिक पहचान की असंतुष्टि के, सोशल रिकॉग्निशन नहीं मिला, साफ और विश्वसनीय छवि उन्हें संदेह से बचाती है, इसलिए वो इसको यूज करते हैं। तो इस तरीके के एनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म, आजकल ऐसे प्लेटफॉर्म आ गए जिसमें कि पकड़े नहीं जाते, जैसे कि सिग्नल ऐप है ना। उच्च और कोई सिग्नल ऐप मेरी बात सुन के डाउनलोड मत कर लेना। पुलिस वाले या फिर कभी ऐसी कोई घटना हो जाए ना आसपास में, सबसे पहले मोबाइल में ये चेक करते हैं इसके पास सिग्नल ऐप है क्या। यदि सिग्नल ऐप है, इसका मतलब वैसे ही सस्पेक्टेड है, या जा तू तो इधर आ पहले, संदिग्ध वैसे ही मान लेंगे, ध्यान रख लेना सिग्नल ऐप का ठीक है।
चुनौतियां, तो क्या क्या इसकी चुनौतियां हैं। ये क्यों मैंने करंट अफेयर में जो इस बार एक पेज का लिख के दिया, क्योंकि आपके आरएस मुख्य परीक्षा में पेपर 3 में यूनिट 1 में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद नाम से टॉपिक है। और जब ये अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद आपके मेंस में है तो पूछा जा सकता है व्हाइट कॉलर टेररिज्म पर एक पेज का 10 नंबर का क्वेश्चन लिखवा लिया जाए, या फिर इन दोनों के बीच अंतर करवा लिया जाए, ये इसकी क्या प्रमुख चालक हैं या चुनौतियां हैं, तो वो आप यहाँ से लिख सको। इसके लिए जो मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिया है। ऑस्ट्रेलिया में भी जो कल परसों ब्लास्ट हुआ है, जो टेररिस्ट अटैक हुआ, उसमें भी व्हाइट कॉलर टेररिस्ट क्या? अच्छा, ठीक है। चलो, तो ये हमने बात की किसके बारे में? आईआर के बारे में। आगे हम बात करते हैं नेशनल पे। किस पे बात करेंगे? नेशनल पे। ये अपन ने सारे देख लिए इंटरनेशनल वाले। चलो भाई, नेशनल पे बात करते हैं। और नेशनल राष्ट्रीय समय समायिकी की बात आते ही सबसे पहली बात आती है बिहार विधानसभा चुनावों की। और जिन चुनावों के अंदर सभी के सभी जो राजनीतिक पंडित थे वो सारे के सारे ध्वस्त हो गए, क्योंकि जिस तरीके के परिणाम आए ऐसी किसी को खास उम्मीद नहीं थी। 243 सीटें हैं बिहार के अंदर, और बीजेपी और एनडीए ने 200 से भी ज्यादा सीटें जीत ली। और जेडीयू और कांग्रेस पार्टी मुश्किल से कोई 31 सीटों के आसपास जो जीत पाए हैं। तो काफी ज्यादा सरप्राइजिंग जो है रिजल्ट रहे। कुछ कुछ बातें जान लेते हैं। 2 चरणों में चुनाव हुए थे। पहला फेज 6 नवंबर को, दूसरा फेज 11 नवंबर को। 14 नवंबर को मतगणना हुई थी और 20 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण कर ली। वही नीतीश कुमार जो 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं, वही नीतीश कुमार जो 2005 के बाद से लगातार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। एक बार बीच में जीतन राम मांझी के टाइम को छोड़ दें तो वो लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं 2005 से। वही नीतीश कुमार, भले ही सरकार किसी की भी हो, यानी कि गठबंधन कोई भी हो, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे। वही नीतीश कुमार जो पहले बीजेपी के साथ गठबंधन में थे, और 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया, तो इन्होंने कहा कि सांप्रदायिक ताकतों से मुझे लड़ना है, और बीजेपी पार्टी से अलग हो गए। लोकसभा का चुनाव लड़ा। लोकसभा का जब चुनाव लड़ा तो 39 में से सीटें आई 2। इसलिए इनको लगा कि अकेले चुनाव लड़ना मुनासिब नहीं है, तो ये चले गए अपने कट्टर विरोधी, अपने धुर विरोधी आरजेडी पार्टी के साथ। आरजेडी यानी कि लालू यादव की पार्टी। और 2015 में लालू यादव और नीतीश कुमार ने मिलकर इतिहास रच दिया, और फिर से मुख्यमंत्री इस बार बनते हैं नीतीश कुमार। लेकिन 2017 आते आते इनको फिर से लगता है कि लालू यादव करप्ट पार्टी के नेता हैं और मुझे इनके साथ नहीं रहना है। वापस बीजेपी के साथ आ जाते हैं, बीजेपी के साथ मिलकर फिर से मुख्यमंत्री बन जाते हैं। 2020 में फिर से चुनाव होते हैं। इस बार बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े और इस बार जीत भी जाते हैं। लेकिन 2022 आते आते इनको लगता है सांप्रदायिक पार्टी है बीजेपी, इसके साथ नहीं रहना है, और फिर से चले जाते हैं लालू यादव के साथ, और इस बार वहां पर भी जाके मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन 2024 आते आते फिर इनको लगता है कि लालू यादव भ्रष्ट आदमी है, इनके साथ नहीं रहना है, और वापस बीजेपी के साथ आते हैं, फिर से मुख्यमंत्री बन जाते हैं। 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मुख्यमंत्री की कुर्सी से ऐसे चिपके हुए हैं कि जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। फेविकोल कंपनी वालों ने कांटेक्ट किया कि आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर क्यों नहीं बन जाते। मुख्यमंत्री की कुर्सी से चिपके रहना तो कोई इनसे सीखे। 10वीं बार मुख्यमंत्री जो यहाँ पर बने हैं, और 1951 के बाद राज्य में सबसे ज्यादा मतदान भी देखने को मिला, 67%। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10वीं बार इन्होंने शपथ ली। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को मनाया गया। सबसे बड़ी पार्टी कौन सी बनी? भाजपा 89 सीट, जदयू 85, राजद आरजेडी 25 सीट, और कांग्रेस 6 सीटें, और बाकी सब देख लेना, तो कोई काम की नहीं है। सबसे बड़ी पार्टी याद रख लेना कौन सी रही? भाजपा रही 89। हालांकि सीटों पर ऐसे कोई खास क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ऐसे देखने को मिला नहीं है, पर आरपीएससी का कोई भरोसा नहीं है। सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, ये 2 क्या रहे हैं? उप मुख्यमंत्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही एक इंपॉर्टेंट, सफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विस लिमिटेड सुविधा केंद्र क्या है, थोड़ा सा इस मामले को समझते हैं। भाई, ये देखा गया कि भारत का एविएशन जो सेक्टर है वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। एविएशन सेक्टर लगातार आगे बढ़ता जा रहा है।
भारत का जो डोमेस्टिक एविएशन सेक्टर है वो दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट सेक्टर है। डोमेस्टिक एविएशन सेक्टर दुनिया का क्या है? थर्ड लार्जेस्ट। हाल ही में भारतीय अलग अलग सारी कंपनियों ने देखे 1500 नए एयरप्लेन्स का एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट दिया है, नए बनवा रहे हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि ये इतने सारे बनवा तो रहे हैं, यदि इनकी मेंटेनेंस करनी हो, इनकी रिपेयरिंग करनी हो या फिर अदर कोई ऑपरेशन है, तो ये सब कहाँ होते हैं? क्योंकि ऐसा तो है नहीं सामान्य कोई पंचर वाली दुकान पर ले जाके लो भाई साहब यार ये थोड़ा सा पंचर लगा टायर के। एयरप्लेन है, बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती हैं, इनकी मेंटेनेंस, इनकी रिपेयरिंग, ये सब कहाँ होती है? तो इसको लेकर दुनिया की एक बड़ी कंपनी है जिसका नाम क्या है? सेफ्रॉन। सेफ्रॉन ने भारत के अंदर हाल ही में एक बड़ा सेंटर ओपन किया है हैदराबाद में। कहां पर ओपन किया है? हैदराबाद में। जो क्या करेंगे? इसी प्रकार के मेंटेनेंस, रिपेयरिंग एंड अदर ऑपरेशंस को देखने का काम करेंगी। टेक्नोलॉजी बेस्ड, लीप टेक्नोलॉजी बेस्ड। अभी अपन बात करते हैं ये क्या है। तो कौन सी कंपनी है? एक तो ये ध्यान रखना, इस सेफ्रॉन जो कंपनी है ये बेसिकली फ्रांस की कंपनी है। कहाँ की कंपनी है? फ्रांस की कंपनी है। ठीक है, तो फ्रांस की कंपनी है सेफ्रॉन। और अपन बात कर लेते हैं क्या क्या। तो प्रधानमंत्री ने 26 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जीएमआर एरोस्पेस एंड इंडस्ट्रियल पार्क, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद स्थित सेफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया। ओवरऑल बात का सार ये है, कहाँ? तो हैदराबाद में। हैदराबाद वाले एयरपोर्ट का नाम राजीव गांधी एयरपोर्ट। वहां पर किसका उद्घाटन? सेफ्रॉन। अब सेफ्रॉन में क्या फुल फॉर्म है याद रखने की इतनी कोई आवश्यकता नहीं है, बस हमें कंक्लूड जो करके बात है वो यही है कि जो भी हमारा डोमेस्टिक एविएशन है इसकी मेंटेनेंस, रिपेयरिंग, अदर ऑपरेशन के लिए सेफ्रॉन नामक कंपनी के साथ हैदराबाद में उन्होंने अपना एक सेंटर शुरू किया है जो कि फ्रांस की एक बड़ी कंपनी है। ठीक है, क्या करेगी ये? लीप, LEAP आएगा यहाँ पर, LEAP लिखा हुआ है, LEAP कराना। लीप, लीप का मतलब हो गया लीजिंग एंड लीजिंग एज एविएशन प्रपल्शन। ऐसे इंजन जो कि अच्छी टेक्नोलॉजी के हैं, लीजिंग एज एविएशन प्रपल्शन पर आधारित है, ऐसे इंजन की सेफ्रॉन कंपनी के द्वारा रखरखाव, मरम्मत और ओवरऑल ऑपरेशन करने की सुविधा इसके द्वारा प्रदान की जाएगी। यह दुनिया की सबसे बड़ी वैश्विक विमान इंजन MRO सुविधाओं में से एक है। यानी कि ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है ऐसे सब काम करने के लिए। ये दुनिया की क्या है? सबसे बड़ी कंपनी है ऐसे सब काम करने के लिए। कौन सी? सेफ्रॉन। और ये पहली बार है कि ऐसी कोई कंपनी जो इंजन भी बनाती है और जो इस प्रकार के मेंटेनेंस का काम भी करती है, वो कोई कंपनी भारत में आ रही है, ऐसा पहली बार है। ठीक है, तो यह पहली बार है जब किसी वैश्विक इंजन मूल उपकरण निर्माता ने भारत में एक MRO सुविधा केंद्र की स्थापना की है। इसके लिए 1300 करोड़ का निवेश होगा और प्रत्येक वर्ष 300 ऐसे इंजनों की सर्विसिंग इनके द्वारा की जा सकेगी। 2035 तक ये पूरी तरीके से ऑपरेशनल होगा। 45,000 वर्ग मीटर के अंदर ये फैला होगा। कितने में? 45,000 वर्ग मीटर में ये फैला होगा। तो ये इसकी पूरी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मैंने सारी इसमें बता दी, वही सब इसमें लिखा हुआ है। भारत थर्ड नंबर पर एविएशन सेक्टर में, ये सारी बातें भी मैंने आपको बता दी। ठीक है, फिर भी आपको यदि शांति से देखना हो, इसके बारे में और यदि डिटेल में जानना हो तो मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, मतलब वीडियो प्ले कर देता हूँ, बाकी आप लेना, उसमें देखना आप, है ना। अभी निकालता हूँ, ये वीडियो है वो। Every dreamer longs to touch the sky. What does it take to fly? Skill, innovation, determination, and above all, a clear, unwavering vision. All things that today's India embodies. India is now the world's fastest growing major economy. Aviation stands among its fastest growing sectors. की जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनी है, उन सभी सेक्टर में से एक हमारा एविएशन सेक्टर भी है। भविष्य का भारत एयर कनेक्टिविटी के मामले में दुनिया के सबसे कनेक्टेड रीजन में से एक होने वाला। In just over a decade,
India's airport network more than doubled, and the country has emerged as the world's third largest domestic aviation market. And the strength behind these ambitions is the partnership India has built with global leaders. In the last decade of transformation, Make in India has deepened confidence and prepared a generation ready for the future. And it is into this moment that Safran's new facility arrives as a powerful extension of India's progress. Welcome to the world's largest LEAP engine maintenance, repair and overhaul facility right here in Hyderabad. With an investment of over 2,000 crore rupees, it brings critical LEAP engine expertise to India, strengthening self-reliance. The 45,000 square meter center, designed to service nearly 300 engines a year, and will create more than 1,100 high-skilled jobs. For more than 70 years, Safran has been woven into India's growth in aviation, defense, from producing components of LEAP and CFM56 engines to powering India's frontline capability. ठीक है, हालांकि इसमें 2000 करोड़ बताया हुआ है ना। मैं भी जब ये वीडियो देख रहा था तो मुझे भी लगा कहीं अपने न्यूज़, अपनी जो मैगजीन है उसमें फैक्ट गलत तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन पीआईबी के अंदर 1300 करोड़ ही लिखा हुआ है ना। तो ये मोदी जी ने जो वीडियो में 2000 करोड़ बताया, आप इसको थोड़ा सा इग्नोर करें, और पीआईबी में यहाँ पर आपको मिलेगा सेकंड पैराग्राफ, ये 1300 करोड़ है ना। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ कि 1300 करोड़ रुपए, 45,000 स्क्वायर मीटर, और प्रत्येक वर्ष कितने ऐसे इंजन को रिपेयर कर सकेंगे? 300 इंजन को ऐसे रिपेयर किया जा सकेगा। नाम क्या है? सैफ्रन, फ्रांस की कंपनी है, हैदराबाद में बनने जा रहा है, और भारत का, दुनिया का पहला, मतलब ऐसी कंपनी जो कि यहाँ पर जो बनाने जा रही है। तो ये सारी बात अपन ने की सैफ्रन के बारे में, ठीक है। ये मैंने आपको बता ही दिया। इंडियाज डोमेस्टिक एविएशन मार्केट हैज़ नाउ बिकम द थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबली, पूरी दुनिया में थर्ड लार्जेस्ट जो हो गया है। और भारतीय जो अलग अलग कंपनी है, उन्होंने 1500 नए एयरक्राफ्ट का ऑर्डर जो वो दे रखा है, इसलिए सैफ्रन हमारे लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से ना एक बात यहाँ पर बीच में और रह गई थी, प्रोजेक्ट गजलोक। ये प्रोजेक्ट गजलोक क्या है? तो 20 नवंबर को गजलोक गोलमेज सम्मेलन हुआ, कहाँ पर? नई दिल्ली में। मुख्य रूप से बात किसकी करता है? तो गज का नाम मतलब क्या हुआ यहाँ पर? हाथी। गज का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? हाथी। तो ये एशियाई जो हाथी हैं, उनकी सांस्कृतिक और पारिस्थितिकी विरासत के दस्तावेजीकरण, उनका डॉक्यूमेंटेशन किया जाए, उसके लिए है ना। जो एशियाई हाथी हैं, कितने हैं, कहाँ पर, क्या, किस प्रकार का उनका नेचर है, उस प्रकार को लेकर डॉक्यूमेंटेशन किया जाए, उसके लिए किया गया प्रोग्राम है प्रोजेक्ट गजलोक, ठीक है। 20 नवंबर को नई दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई, ठीक है। तो हमने नेशनल के अंदर बात करें तो अभी तक 3 बातें पढ़ ली हैं। एक हमने पढ़ लिया बिहार के चुनाव, मुझे बताएंगे बिहार में उप मुख्यमंत्री कौन कौन रहे? सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा सफरान। सफरान याद रहेगा आपको अच्छे से, कहाँ पर? हैदराबाद में, है ना। और कितने एरिया में? 45,000 स्क्वायर मीटर, और 1300 जो है करोड़ रुपए का, 300 इंजन का वो कर सकेगा। क्या सुविधा देगा ये? एमआरओ। एमआरओ मतलब मेंटेनेंस, रिपेयरिंग एंड अदर ऑल ऑपरेशंस, ठीक है। उसके बाद में अपन ने प्रोजेक्ट गजलोक के बारे में बात कर ली। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर आता है वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं, और वंदे मातरम को लेकर काफ़ी अभी हाल ही में जो डिबेट चल रही है, इसको लेकर मैं आपको 2 पर्सपेक्टिव से कुछ क्वेश्चंस बता देता हूँ। हालांकि मैं इंटरव्यू वाली कल क्लास लूँगा, कल मतलब आपके पास में जब भी वीडियो आएगी तो मैं इंटरव्यू वाली क्लास लूँगा, उसमें आपको डिटेल में मैं पढ़ाऊँगा प्रोजेक्ट वंदे मातरम के, जो आपके वंदे मातरम जो को लेकर क्या डिबेट चल रही है। चलो थोड़ी बात कर ही लेते हैं। एक्चुअल में 1875 के अंदर ये जो मैगजीन में हमने लिख के दिया है, वो वंदे मातरम के पूरे इतिहास से उसकी पूरी कहानी लिख के दी है। आप इसको केवल ये नहीं देखेंगे कि करंट अफेयर में तो ये कुछ रहा ही नहीं है, नहीं। वंदे मातरम के जब अभी 150 वर्ष पूरे हुए हैं, तो वंदे मातरम का जो भी इतिहास है वंदे मातरम से संबंधित, वो पूरा हमने यहाँ पर लिख के दिया है। एक्चुअल में ये जो एक पेज है वो हिस्ट्री का पेज है, करंट अफेयर का नहीं है। कुछ बातें मैं आपको शुरुआत से बता दूं। 1875 में बंग दर्शन नाम से जो एक पत्रिका जो निकाली थी, उसके अंदर पहली बार वंदे मातरम का यहां पर जिक्र देखने को मिला था, बंग दर्शन में, ठीक है। ये बंकिम चंद्र चटर्जी की जो थी बंग दर्शन, उसके अंदर पहली बार देखने को मिला था। बुक के रूप में अपन देखते हैं सबसे पहले 1882 के अंदर आनंद मठ,
वंदे मातरम सबसे पहले किसमें था? आनंद मठ में था। ठीक है। कांग्रेस के अधिवेशन के अंदर हम बात करें तो 1896 में पहली बार गाया गया, बंकिम चंद्र चटर्जी ने गाया। उस समय में कलकत्ता में अधिवेशन था और रहीमतुल्लाह सयानी जो है वो इसके अध्यक्ष थे। कलकत्ता में अधिवेशन था 1896 के अंदर और रहीमतुल्लाह सयानी जो है वो इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। अब थोड़ा सा सीधे मामले को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और ले आते हैं 1937 में। 1937 के अंदर एक CWC मीटिंग हुई, यानी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इस मीटिंग के अंदर यह तय किया कि हम अब से जो वंदे मातरम है उसको जब गाएंगे, इसके जो पॉपुलर जो पहले 2 स्टैंजा है ना, जो अपन सबसे पहले जो है आपके कौन से वंदे मातरम में क्या आता है? वंदे मातरम देखो, आपके इंटरव्यू में ये भी पूछा जा सकता है कि वंदे मातरम को गा के बताओ, तो वंदे मातरम जो आपको आना चाहिए, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम श्यामलाम, तो इस तरीके से आपको आना चाहिए। मुझे तो ज़्यादा आता नहीं है, इतना ही आता है। आप उसको पूरा याद एक बार कर लें, 2 स्टैंजा तो कम से कम याद कर लें और कम से कम पहली लाइन का अर्थ भी जो जान लें, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो 1937 में ये तय किया गया कि जो 2 पहले जो स्टैंजा हैं यही ज़्यादा पॉपुलर है, तो इसको अडॉप्ट किया जाना चाहिए। और हमने जो भी हमारे कार्यक्रम होते थे, जैसे कि स्वदेशी आंदोलन में इसका बड़ा प्रयोग किया गया, तो उसमें भी इन्हीं 2 स्टैंजा का ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता था। जब हमारा संविधान बन रहा था 24 जनवरी 1950, जब संविधान सभा की अंतिम बैठक थी, उस दिन भी इसे राष्ट्रगीत के रूप में मान्यता दी गई। उसमें भी पहले 2 स्टैंजा को ही मान्यता दी गई। अभी क्यों चर्चा में चल रहा है ये? इसलिए चल रहा है क्योंकि अभी इसके 150 वर्ष पूरे हुए और जब 150 वर्ष पूरे हुए तो मोदी जी ने कह दिया, मित्रों, कांग्रेस पार्टी ने विभाजन का काम किया और जो 4 स्टैंजा है उनको हटा दिया। वंदे मातरम को भी टूटा फूटा कटा फटा हमारे सामने पेश किया गया और जो 4 स्टैंजा है उसको, 4 पैराग्राफ है, उनको हटा दिया गया। इस प्रकार का आरोप लगाने का मतलब क्या निकलता है? मतलब ये निकलता है कि जोड़ा जाना चाहिए था। अब जोड़ा जाएगा क्या, तो इस बात को लेकर एक डिबेट चल गई। सरकार ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि हम जोड़ेंगे, सरकार ने सिर्फ ये कहा कि उन्होंने जो हटाया था वो गलत किया था। इस पूरे मुद्दे पर जो चर्चा चल रही है और करंट अफेयर में काफ़ी ज़्यादा है, इंटरव्यू में भी लगातार पूछा जा रहा है। आपका क्या आंसर होना चाहिए? आपका आंसर इसमें राय यही होनी चाहिए, हालांकि मैं इंटरव्यू क्लास में बात करूंगा, लेकिन आपकी इस पर राय ये होनी चाहिए कि सर, हमारे संविधान निर्माताओं ने जिस रूप में इसको अपनाया है वो रूप पूरी तरीके से सेक्युलर है। आगे के जो 4 स्टैंजा है उसमें माँ दुर्गा, माँ सरस्वती की स्तुति आती है, यानी कि उनके बारे में वादन आता है, जो कि कई वर्गों को, जो भी माइनॉरिटी वर्ग है, उनको हो सकता है कि ठीक ना लगे। और हमारे संविधान निर्माताओं ने और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने 1937 में, जिसमें खुद बंकिम चंद्र चटर्जी भी थे और बाकी सब लोगों से पूछ के इसे रखा गया था, तो वो सर्वसम्मति से इसे स्वीकार किया गया था और अब इस प्रकार के विवाद का बहुत ज्यादा कोई फायदा नहीं है। इसलिए मेरी व्यक्तिगत राय ये है, वंदे मातरम जिस रूप में है उसी रूप में राष्ट्रगीत के रूप में होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार की अपनी एक राय वहां पर आप रख सकते हैं। तो ये पूरी कहानी है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसकी रचना किसने की थी? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। 7 नवंबर 2025 को इसके 150 वर्ष पूरे हुए और भारत सरकार ने कहा हम इसका उत्सव बनाएंगे 4 चरणों में। कितने चरणों में? 4 चरणों में। ये 4 चरण याद रखना कब पूरे हुए? 7 नवंबर को। तो ये पहला चरण जो है वो 7 से शुरू होता है, 7 से 14, और चौथा चरण 1 से 7 नवंबर 2026। तो पहला और चौथा चरण तो वैसे ही याद रह जाएगा। बीच के 2 चरण बचे तो 26 जनवरी 15 अगस्त, 26 जनवरी और 15 अगस्त, तो चारों चरण याद हो गए। पहला चरण कब से? 7 नवंबर, जिस दिन 150 वर्ष पूरे हुए ठीक उस दिन, और जब तक कि अगला साल नहीं हो जाता, जब तक 151 वर्ष नहीं हो जाते, तब तक इसका उत्सव मनाएंगे। बीच में 2 चरण और है, 15 अगस्त और 26 जनवरी, 26 जनवरी और 15 अगस्त। ठीक है, तो 4 चरणों में। उद्घाटन कार्यक्रम कहाँ हुआ? इंदिरा गांधी स्टेडियम, नई दिल्ली, और इस दौरान वंदे मातरम को समर्पित एक विशेष सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया गया। ये है इसका इतिहास। इसका इतिहास आराम से फुर्सत में बैठ के पढ़ लेना। 7 नवंबर 1875 को सर्वप्रथम साहित्यिक पत्रिका बंग दर्शन में प्रकाशित किया गया। 1882 में आनंद मठ में प्रकाशित किया गया। 1896 में पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया। तो यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया। यहाँ पर अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह सयानी। कौन थे? रहीमतुल्लाह सयानी। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन में राजनीतिक नारे के रूप में प्रयोग किया गया। अब देखो आगे कई कहानियां, इतिहास की बात है, मैंने तो लिख के दिया आपके पढ़ने के लिए, पढ़ना इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ने पर आता है गोगा। ये इंटरव्यू में मैंने 5 क्वेश्चन बनाए कि ये 5 क्वेश्चन पूछे थे। वंदे मातरम कंट्रोवर्सी क्या है, गाकर बताओ, पहली लाइन का अर्थ बताओ, इसका इतिहास बताओ, अभी तक का क्या क्या रहा है, और आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस पूरे मुद्दे को लेकर। ये 5 क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं और बस यही 5 क्वेश्चन बनते हैं इस पूरे टॉपिक से। ठीक है, क्यों विवाद शुरू हुआ? तो ये मोदी जी का स्टेटमेंट था। अनफॉर्चुनेटली इन 1937 इंपॉर्टेंट स्टेंजाज वर रिमूव्ड फ्रॉम द ओरिजिनल वंदे मातरम सॉन्ग. Vande Mataram was broken into pieces. This also sowed the seeds of partition. Why was this injustice done? मोदी जी ने केवल सवाल डाल के छोड़ दिया। अब आगे करते रहो आप अपनी अपनी डिबेट, और मोदी जी अगले सवाल डाल देंगे। ठीक है, चलो मुद्दे पर आते हैं। अगले मुद्दे पर अगला मुद्दा यह है कि भाई बिहार के अंदर गोगाबिल झील है। बिहार के अंदर क्या है, एक गोगाबिल नाम से झील है, उसे रामसर साइट के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया, और ये भारत की 94वीं रामसर साइट है। और ये मैगजीन अपन पढ़ रहे हैं नवंबर महीने की, लेकिन दिसंबर महीने में एक और खबर आई कि 2 और स्थानों को रामसर साइट के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया है। इस तरीके से 96 जो है वो हमारे यहाँ पर रामसर साइट हो गई है। हाल ही में जो 2 नई की गई हैं उसमें से एक तो है आपके सिलीसेड लेक अलवर में जो है, और एक है आपके कोपड़ा जलाशय छत्तीसगढ़ में। इन 2 का और याद रख लेना। इस तरीके से टोटल 96 हो गई है। इस मैगजीन में 94 लिखी हुई है, लेकिन अब एक्चुअल में कितनी हो गई, 96 हो गई है। 12 दिसंबर को ये हुआ। तो एक तो कोपड़ा जलाशय और एक ये आपके सिलीसेड झील अलवर में। तो इस तरीके से रामसर साइड कितनी हो गई है, 96 हो गई है। तो ये याद रख लेना भाई। तो बिहार वाली तो पुरानी हो गई, ओक्सबू गोखुर आद्रभूमि थी, ये सब बातें। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर आता है भारतीय वन्य जीव संस्थान ने पहली बार जो गिद्ध संकटग्रस्त जो गिद्ध हैं उनके जनगणना जो है यहाँ पर की है, एक तरीके से गणना की है। संकटग्रस्त प्रजातियों का अखिल भारतीय आंकलन और निगरानी रिपोर्ट, जिसमें देखा गया कि 4 हमारे यहाँ पर ऐसे गिद्ध हैं जो कि बहुत ज्यादा संकटग्रस्त हैं। गिद्ध के टोटल 10 अलग अलग प्रकार होते हैं। एक होता है आपके व्हाइट क्रेन वाला, और एक होता है रेड नेक्ड होता है, ऐसे करके 10 अलग अलग प्रकार के गिद्ध होते हैं। उसमें से भारतीय गिद्ध, श्वेत पुट्ठे वाला गिद्ध, पतली चोंच वाला और लाल सिर वाला, ये ज्यादा हमारे यहाँ पर क्या है, क्रिटिकल है। उसमें से कौन सा कहाँ पर पाया जाता है, इसमें मेन अपने याद रख लेना राजस्थान वाला। भारतीय गिद्ध जो है कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है। भारतीय गिद्ध की सर्वाधिक संख्या कहाँ पाई जाती है, मुकंदरा हिल्स में। ये याद रख लेना, मुकंदरा हिल्स कोटा में पाई जाती। रिपोर्ट में 17 राज्यों के 216 स्थलों पर गिद्धों की उपस्थिति दर्ज की गई, और भारत में गिद्धों की कुल 9 प्रजातियां पाई जाती है ना। भारत में गिद्धों की कुल कितनी प्रजातियां पाई जाती है, 9 प्रजातियां भारत में गिद्धों की जो पाई जाती है। तो नेशनल के अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ा, बिहार का चुनाव पढ़ा, हमने वंदे मातरम वाला डिबेट पढ़ी, हमने और क्या पढ़ा, गिद्ध वाला ये पढ़ लिया, एक वो गोगा बिल जो झील है उसको देख लिया, एक बड़ा टॉपिक और पढ़ा था पहले ही पेज पर, हाँ सैफरान वा पढ़ा। ठीक है, ये चीजें पढ़ ली, और उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा के 2 समुद्री जो तल जिनको समुद्री तट जिनको FEE का दर्जा दिया गया, क्या है, बात करते हैं इसके बारे में। हाँ भाई, तो उड़ीसा के कुछ तटों को जो है वो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है ना। पहली बात तो ब्लू का याद रखना, क्यों, क्योंकि पानी से जुड़ा हुआ है ना, बीच है, पानी से जुड़ा हुआ है। तो ब्लू फ्लैग यानी कि जो क्लीन बीच हैं, जो अच्छे बीच हैं, उनको ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। किसके द्वारा, एक संस्था है जिसका नाम है FEE, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। ये डेनमार्क की संस्था है। FEE के द्वारा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है। भारत की 2 संस्थाओं को ये सर्टिफिकेट रिपीट किया गया है, एक है सोनापुर और एक है पुरी का गोल्डन बीच। पुरी के गोल्डन बीच को तो लगातार 7वीं बार, यानी कि इसे लगातार अपडेट किया जाता है। अभी तक यदि हम देखें तो टोटल 18 हमारे ऐसे बीच है जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। टोटल कितने बीच हैं, 18, इसमें से 5 इस बार नए दिए गए हैं, है ना। इस मैगजीन के अंदर इन 5 नए का नहीं लिखा हुआ है, पर याद रखना 5 ऐसे जो है बीच है जिनको कि नया सर्टिफिकेट दिया गया है। ओवरऑल टोटल हमारे कितने हैं, 18। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है एज ऑफ लेट 2025 इंडिया हैज ए टोटल ऑफ 18 ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीचेस with 5 new additions from महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र से 5 नए हैं, शिववर्धन है, नागांव है, परनाका है, गुहागर है और लदघर है ना। ये अक्टूबर 2025 में 5 दिए गए। टोटल जो 18 हैं, और ये जो 2 हैं, एक तो ये पुरी वाला और एक सोनापुर वाला, इनको वापस रीअफर्म किया गया है, वापस इनको ये स्टेटस दिया गया है। तो टोटल हमें मोटा मोटी जो बात याद रखनी है, पहली बात तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट किसके लिए होता है, तो ये होता है आपके वो बीचेस जो कि बहुत ही क्लीन है, बहुत ही स्वच्छ है, उनके लिए। कौन देता है, तो याद रखना है FEE के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। टोटल कितने हैं, तो 18 हैं, ये याद रख लेना। और हाल ही में 5 नए हैं महाराष्ट्र के, उनको दिया गया है, प्लस ये जो 2 उड़ीसा वाले हैं इनको यहाँ पर रिपीट किया गया है, ठीक है। इनको क्या किया गया, रिपीट किया गया है, ठीक है, सोनापुर को और एक आपके गोल्डन बीच को। उसके बाद याद रखना आपके नवंबर महीने में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। नवंबर महीने में क्या मनाया जाता है, जनजातीय गौरव दिवस। तो जनजातीय गौरव दिवस को लेकर कई सारी चीजें आएंगी, जैसे एक आ गया आदि चित्र, नाम से क्या लग रहा है, आदिवासियों से संबंधित चित्रकला की प्रदर्शनी। आदिवासियों से संबंधित चित्रकला की क्या है, प्रदर्शनी। क्योंकि जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा 1 से लेकर 15 नवंबर के बीच बनाया गया। जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा कब बनाया गया, 1 से लेकर 15 नवंबर के बीच। तो मुंबई में यह आयोजित हुआ जनजातीय चित्रकला प्रदर्शनी। कौन चलाएगा ये काम, कौन करेगा, देखो एक तो मंत्रालय फिक्स है, जनजातियों से संबंधित, ट्राइबल से संबंधित कोई भी काम होगा तो जनजातीय कार्य मंत्रालय तो होगा ही होगा। इसके अलावा एक संगठन है जिसका नाम है ट्राइफेड। ट्राइफेड का काम जो ट्राइबल जो लोग हैं उनके ऐसे प्रोडक्ट जो कि कमर्शियल यूज में आ सकते हैं, उनको बेचा जा सकता है, उनकी मार्केटिंग की जा सकती है, ऐसे काम करने के लिए एक संस्था बनी जिसका नाम क्या है, ट्राइफेड। तो आदि चित्र क्या है, तो आदि चित्र हम कहेंगे मुंबई में आयोजित एक जनजातीय चित्रकला प्रदर्शनी है जो कि जनजातीय मंत्रालय और ट्राइफेड के द्वारा जो शुरू की गई है। इसी प्रकार के यदि हम 2 कार्यक्रम और देखें तो थोड़ा आगे चलकर एक टेबल बनी हुई है जनजातियों की जो कार्यक्रम है उनको लेकर, तो यहाँ पर 2 चीजें आप और देखोगे, कौन सी है, एक है राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव। ये सब नवंबर में ही होने थे। क्यों होने थे, क्योंकि इस वर्ष मतलब नवंबर महीने में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। दूसरी बात, ये दोनों ही नई दिल्ली के अंदर हुए हैं, जबकि चित्रकला वाला मुंबई में हुआ। चित्रकला वाला आप ऐसे याद रख सकते हो, आर्टिस्ट कहाँ होते हैं ज्यादा, मुंबई में होते हैं। तो साहित्य वाला प्रोग्राम कहाँ पर हुआ, नई दिल्ली में। कौन करवाएगा, जैसा कि मैंने आपको कहा जनजातीय कार्य मंत्रालय तो होगा ही होगा, उसमें भी था। उसमें एक्स्ट्रा कौन था, टाइफेड। इसमें जनजातीय कार्य मंत्रालय के अलावा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान है, उनकी रिसर्च को लेकर है, इसीलिए तो साहित्य पर प्रोग्राम करवा रहे हैं, ठीक है। ये कहाँ पर हुआ, नई दिल्ली में। एक है जनजातीय व्यापार सम्मेलन, ठीक है, 2025 में, ये भी कहाँ हुआ, नई दिल्ली में। इसमें भी कौन होगा, एक तो आपके जनजातीय कार्य मंत्रालय होगा ही होगा, एक हमारा उद्योग व्यापार मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, सारे मिलकर ही है। कुल मिलाकर हमें जनजातियों से संबंधित 3 बातें यहां पर याद रखनी है। एक चित्रकला को लेकर कार्यक्रम मुंबई में ट्राइफेड के साथ मिलकर, एक साहित्य को लेकर नई दिल्ली में, एक व्यापार को लेकर वो भी नई दिल्ली में। तीनों में एक चीज कॉमन है, जनजातीय कार्य मंत्रालय तीनों में है, बाकियों में इनके सहयोगी जो है वो बदलते रहते हैं, ठीक है। तो हमने जो बीच थे उनके बाद में आदि चित्र के बारे में पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं, ऑपरेशन पवन। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने पहली बार ऑपरेशन पवन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। ऑपरेशन पवन क्या था, ऑपरेशन पवन ये था कि लिट्टे जो एक आतंकी संगठन था उसके खिलाफ कैंपेन चलाया था श्रीलंका में, उसके खिलाफ श्रीलंका में कैंपेन चलाया था। और इसमें भारतीय सेना की हालत कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही थी। भारत की सेना ने एक दूसरे देश में जाकर अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप किया था, ऐसा आरोप लगता है, क्योंकि वो संगठन जो था तमिलों का था, यानी कि हमारे भारत के तो कोई बहुत ज्यादा अगेंस्ट था नहीं, तमिल लोगों का, तमिलनाडु के जो एक तरीके से तमिल जो भावना रखते हैं उनका था। और श्रीलंका में तमिलों के खिलाफ भेदभाव जो हो रहा था उसके खिलाफ एक आंदोलन था। हालांकि वो हिंसक रूप से था, इसलिए उसको हम आतंकी संगठन मानते हैं। लिट्टे उसका नाम था संगठन का, वही लिट्टे संगठन जिसकी वजह से राजीव गांधी की हत्या हुई, क्योंकि राजीव गांधी ने इस यहाँ पर कैंपेन भेजा था, सेना को भेजा था। इस बात से लिट्टे संगठन बहुत नाराज हुआ था। तो वहां पर जब भारतीय सेना गई तो बहुत हमारे जो सैनिक हैं वो शहीद हुए और उनको इस बार जो श्रद्धांजलि जो वो दी गई है, ठीक है। तो बस यही हम यहाँ पर बात कर रहे हैं।
क्या कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने पहली बार ऑपरेशन पवन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। 1987 में राजीव जयवर्धने समझौते के तहत इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेज को लिट्टे के खिलाफ अभियान चलाने के लिए भेजा था। ठीक है, उसके बाद इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के द्वारा वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 में भारत के दो कोऑपरेटिव्स को अवार्ड यहां पर दिया गया। किन किन को? तो भारत के दो कोऑपरेटिव सबसे ज्यादा जो फेमस है, जिसमें पहले नंबर पर जो सबसे मैं कहूं यदि कोऑपरेटिव सोसाइटी की भारत में यदि कोई शुरुआत थी जो फेमस हुआ, वो था अमूल। कौन सा था? अमूल और इफ्को को दो शीर्ष सहकारी समितियों का दर्जा जो यहां पर दिया गया है। ठीक है, तो ये याद रख लेना, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस द्वारा दो हमारे जो अमूल और इफ्को को ये दर्जा दिया गया। अब एक बार पीछे से इसको शुरुआत करते हैं नेशनल वाले को, और यहां पर कुछ एक रोचक खबरें हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। महाराष्ट्र सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाओं के लिए स्टारलिंक के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य बन गया है। स्टारलिंक आपको पता है एलोन मस्क का एक जो प्रोग्राम है दुनिया भर में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाने के लिए, उसके साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य भारत का कोई बना है, तो वो कौन बना है? महाराष्ट्र। ये याद रख लेना। ठीक है, दूसरी खबर है उत्तराखंड सरकार ने दूसरे राज्यों से प्रवेश करने वाले वाहनों से ग्रीन टैक्स वसूलने की घोषणा की है। तो उत्तराखंड सरकार ने घोषणा की है कि जो भी कोई व्हीकल दूसरे राज्य से आएगा उसको उत्तराखंड सरकार ने घोषणा की है कि जो भी कोई व्हीकल दूसरे राज्य से आएगा उसके ऊपर हम टैक्स लगाएंगे, और ये जो टैक्स है 700 रुपए तक का भी हो सकता है ना। तो ये यहाँ पर बताया गया कि 700 रुपए तक का, हैवी ट्रक्स वगैरह पर 700 रुपए का, नॉर्मल जो कार है उनके ऊपर 80 रुपए से लेकर शुरुआत करके 700 रुपए तक का टैक्स लगाएंगे, है ना। और ये ग्रीन टैक्स जो वो कहलाएगा। कैसे पहचान कैसे करेंगे दूसरे राज्यों के लिए? तो यहाँ पर एक सिस्टम लगाया गया जिसको बोलते हैं ANPR, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन। एक सिस्टम लगाया गया जिसको क्या बोलते हैं? ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन। यानी कि नंबर प्लेट कौन से राज्य की है उसके आधार पर उसकी पहचान की जाएगी व्हीकल की, और जिस तरीके से फास्टैग का पैसा कटता है उसी तरीके से जो ये पैसा कटेगा, ऐसा सरकार का मानना है। तो उत्तराखंड वो राज्य है जिसने कि दूसरे राज्यों से आने वाले व्हीकल पर टैक्स लगाया है, जो कि क्या कहलाता है? ग्रीन टैक्स कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लद्दाख चीन से जो लगी हुई आपके LAC है, वहां पर मुद्दन्योमा एयरबेस संचालित किया है। ठीक है, इसमें तो कोई वो बात है नहीं। IIT दिल्ली में देश का पहला जेनजी थीम आधारित डाकघर शुरू किया गया। देखा गया कि जो युवा हैं वो डाक के बारे में कुछ जानते नहीं है, क्योंकि कभी डाक भेजी नहीं है, तो थोड़ा सा उनको डाकघर के बारे में, हमारी इतनी जो शानदार इसकी जो हिस्ट्री है इसके बारे में थोड़ा सा अवेयर करवाया जाए लोगों को, बच्चों को, युवाओं को, थोड़ा सा डाकघर कैसा था कैसा नहीं था, है ना, और वो भी डाक का यूज कर सके। इसलिए दिल्ली में इस प्रकार का एक अलग पोस्ट ऑफिस शुरू किया गया जिसको कहा जा रहा है जेनजी पोस्ट ऑफिस। क्या कहा जा रहा है? जेनजी पोस्ट ऑफिस, जिसमें कि बहुत सारी चीजें होंगी, मॉडर्न वाइब्स होंगी, वाईफाई होगा, QR बुकिंग होगी, है ना, अलग अलग प्रकार के गिफ्ट भेजे जाएंगे, स्पीड पोस्ट डिस्काउंट्स भी मिलेंगे, इवन स्टूडेंट फ्रेंचाइजी फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कोई स्टूडेंट भी इस प्रकार का शुरू करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। तो दिल्ली के अंदर पहला भारत का जेनजी पोस्ट ऑफिस जो है खोला गया, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो 4 खबरें अभी तक जो हमने पढ़ी, एक महाराष्ट्र सरकार ने स्टारलिंक के साथ साझेदारी की है, दूसरा उत्तराखंड सरकार ने ग्रीन टैक्स लगाया है, तीसरा IIT दिल्ली ने पहला जेनजी आधारित डाकघर शुरू किया है IIT दिल्ली में, और चौथा आगे बढ़ते हैं, त्रिपुरा के अंदर साइबर भारत हेतु ब्रिजिंग स्टेटस सिक्योरिंग भारत, इस नाम से ब्रिजिंग स्टेटस यानी कि भारत को जोड़ने वाला, सिक्योरिंग भारत शीर्षक से राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास कार्यशाला का आयोजन किया। हमारे यहाँ पर साइबर सुरक्षा को लेकर एक संस्था काम करती है, उसको बोलते हैं CERT-IN। CERT-IN का मतलब है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। ये संस्था पहले USA में भी काम करती थी, उसी तर्ज पर हमने बनाया, इसलिए आगे इन लगा दिया, इन का मतलब इंडिया। तो CERT-IN की फुल फॉर्म क्या होगी? कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया। तो CERT-IN और त्रिपुरा सरकार ने मिलकर इस प्रकार का एक कार्यशाला रखी है, एक वर्कशॉप रखी, जिसमें साइबर सुरक्षा पर लेकर जो बातचीत की गई। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ग्रेटर नोएडा के अंदर भारत की सबसे बड़ी और पहली 3 मेगावाट पर घंटे क्षमता वाली
वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी प्रणाली का उद्घाटन किया। ये क्या होती है? वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो प्रणाली क्या होती है? ठीक है, यहां पर अपन पढ़ेंगे। वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी एक लार्ज स्केल लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है जिसमें कि वेनेडियम आयंस का प्रयोग किया जाता है। एक तरीके से एनर्जी को स्टोर करने वाली, कोई एनर्जी है उसको क्या करने वाली? स्टोर करने वाली बैटरी है। जैसे अपन कहते हैं अपने जो सेल होते हैं, सेल भी क्या है? एनर्जी को स्टोर करने वाली बैटरी है। उसी प्रकार से एनर्जी को सेव करने वाली बैटरी है जिसमें किसका प्रयोग करते हैं? वेनेडियम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो बस इसी को अपन क्या बोलते हैं? वेनेडियम रिडॉक्स फ्लो बैटरी जो कहते हैं। इससे ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता आपको है नहीं, बस इतना याद रखना है कि ग्रेटर नोएडा के अंदर यह शुरू किया है भारत की सबसे बड़ी और पहली 3 मेगावाट पर घंटे क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी प्रणाली का उद्घाटन किया है। ठीक है, 4 खबरें पड़ी। महाराष्ट्र के अंदर स्टारलिंक प्रोजेक्ट के साथ साझेदारी, एक हमने पढ़ा आपके क्या नाम है जैन जी पोस्ट ऑफिस दिल्ली के अंदर, एक हमने पढ़ा उत्तराखंड ने ग्रीन टैक्स, एक हमने पढ़ा त्रिपुरा के अंदर साइबर सिक्योरिटी को लेकर वर्कशॉप, एक हमने पढ़ा ग्रेटर नोएडा के अंदर वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो प्रणाली वाली बैटरी लगाने की बात यहां पर कही गई। आगे बढ़ते हैं। एनएचपीसी नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन की स्वर्ण जयंती थी, 50वां वर्ष पूरा हुआ था, इसलिए नई दिल्ली में 50 रुपए का एक सिक्का जारी किया गया और एक कॉमिक बुक जारी की गई जिसका टाइटल था छोटा भीम बड़ा बांध। छोटा भीम बड़ा बांध क्योंकि किसकी है ये? एनएचपीसी नेशनल हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर मतलब बांध बनाकर पानी को स्टोर करके उसको इलेक्ट्रिसिटी में बदलते हैं। तो हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन के 50 वर्ष पूरे हुए, इस पर एक तो सिक्का जारी किया गया और एक कॉमिक जारी की गई। कॉमिक बुक यानी कि समझते होंगे आप कार्टून वाली, है ना, उसका नाम क्या रखा गया? छोटा भीम और बड़ा बांध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आईआईटी गुवाहाटी में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूर्वोत्तर विज्ञान प्रौद्योगिकी क्लस्टर का उद्घाटन किया। तो आईआईटी गुवाहाटी के अंदर पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए इस प्रकार के और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट किए जा सके, इस प्रकार का एक क्लस्टर, एक तरीके से एक न्यू मान लो ऑफिस डेवलप किया यहाँ पर। कहाँ पर? आईआईटी गुवाहाटी में। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है, यूनेस्को महासभा में 43वें सत्र में लखनऊ को अपने यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी पाक कला में नामित किया। क्या है पूरा मामला समझते हैं। देखो, यूनेस्को के द्वारा अलग अलग प्रकार के स्टेटस दिए जाते हैं, जैसे एक दिया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये तो अपन सब जानते हैं, है ना। एक और इसके द्वारा दिया जाने वाला इंपॉर्टेंट स्टेटस है जिसको अपन जानते हैं यूसीसीएन के नाम से, क्रिएटिव सिटीज। कौन सी सिटीज? क्रिएटिव सिटीज, जो किसी ना किसी मामले में क्या है? क्रिएटिव है, यानी कि आर्ट से संबंधित है। ठीक है, अब यहां पर 6 अलग अलग इन्होंने ले रखे हैं, जैसे कि एक यहां पर क्या दे रखा है? गैस्ट्रोनॉमी। गैस्ट्रोनॉमी मतलब कि पाक कला। पाक कला यानी कि पकवान बड़े अच्छे बनते हैं, जहां पर क्या बनते हैं? पकवान बड़े अच्छे बनते हैं। इसी के अंदर पहले ये स्टेटस मिला हुआ किसको? हैदराबाद को। हैदराबाद की बिरयानी बड़ी फेमस है ना, इसीलिए गैस्ट्रोनॉमी, पाक कला। गैस्ट्रो यानी कि पेट से संबंधित है, तो खाने से संबंधित है ये। और अभी हाल ही में ये स्टेटस किसको दिया गया? लखनऊ को दिया गया है, ये याद रखना है। यूनेस्को ने अपने 43वें सेशन के अंदर लखनऊ को ये स्टेटस दिया है। इसीलिए हमने क्या कहा, इस कैटेगरी में लखनऊ दूसरा शहर है। इस कैटेगरी में मतलब गैस्ट्रोनॉमी में। इसके अलावा बहुत सारी कैटेगरी है, जैसे कि एक कैटेगरी है म्यूजिक की, इस तरीके से बहुत सारी कैटेगरी है। कितनी सारी कैटेगरी है? बहुत सारी का मतलब क्या होता है? तो ये अपन देखते हैं, ये सारी कैटेगरी है। जैसे कि जयपुर को भी स्टेटस मिला हुआ है, जयपुर को मिला हुआ है क्राफ्ट और फोक आर्ट के अंदर। श्रीनगर को भी इसी में मिला हुआ है। म्यूजिक में वाराणसी, चेन्नई, ग्वालियर को मिला हुआ है। फिल्म के अंदर बंबई को मिला हुआ है। गैस्ट्रोनॉमी में अब ये 2 हो गए। लिटरेचर के अंदर कोझिकोड हो गया। हमें ज्यादा से ज्यादा क्या याद रखना है? कितने शहर हैं? तो अपन काउंट करें तो 2 और 3 5 और 6 और 2 8 और 1 9, 9 शहर हो गए जिनको ये स्टेटस जो मिला हुआ है। ठीक है, क्या हमें सारे शहरों के कौन सी कैटेगरी में कौन से शहर याद करने? ना तो होंगे ना करने हैं, बस इतना याद रख लेना। आपके यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, इसमें अलग अलग जो है वो आपकी कैटेगरी होती है। इसमें से अपना राजस्थान कौन से में आता है? राजस्थान के जयपुर शहर जो फोक आर्ट में है।
जयपुर शहर को फोक आर्ट में, और श्रीनगर भी जो है वो आपके फोक आर्ट में दिया गया है। वाराणसी, ग्वालियर, ये सब जो म्यूजिक में है। अभी हाल ही में किसको दिया गया है? अभी हाल ही में लखनऊ को दिया गया है। कौन सी कैटेगरी के अंदर? गैस्ट्रोनॉमी में। गैस्ट्रोनॉमी में इसके अलावा कौन रहा है? हैदराबाद रहा है। ठीक है, अभी तक की हमने जो छोटी छोटी खबरें पढ़ी, इसको यदि हम देखें तो एक हमने पढ़ा महाराष्ट्र के बारे में। क्या पढ़ा? स्टारलिंक प्रोजेक्ट के साथ पार्टनरशिप। एक हमने पढ़ा आईआईटी गुवाहाटी। क्या पढ़ा? यहां पर पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी के लिए क्लस्टर जो वो शुरू कर दिया। ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में पढ़ा वेनेडियम रेडॉक्स, जो आपके फ्लो बैटरी है उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद एक हमने पढ़ा उत्तराखंड। उत्तराखंड में क्या पढ़ा? ग्रीन टैक्स के बारे में बात की। किसके बारे में बात की? ग्रीन टैक्स। एक हमने पढ़ा दिल्ली, दिल्ली के अंदर जैनजी पोस्ट ऑफिस की बात की। एक हमने पढ़ा त्रिपुरा, त्रिपुरा के अंदर साइबर सिक्योरिटी को लेकर, साइबर सिक्योरिटी को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन जो वो किया गया। ठीक है, इतनी सारी चीजें पढ़ ली। क्लियर है यहाँ तक की बात? आगे बढ़े और देखते हैं और कोई छोटी मोटी बात यहाँ पर दे रखी होगी तो। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब एक आता है भारतीय मौसम विभाग की 3 पहलों का उद्घाटन किया है। रायपुर मंगलौर में 2 सी बैंड डॉपलर मौसम रडार रहेगी। मौसम विज्ञान संग्रहालय, मौसम भवन में नई सौर ऊर्जा प्रणाली। ठीक है, इससे क्या है, हमारे जो मौसम विज्ञान है उसके बारे में और अच्छी प्रेडिक्शन की जा सके, उसके लिए ये सारे काम किए गए। तो हमने महत्वपूर्ण तथ्यों में जो छोटे छोटे तथ्य थे ये सारे जो अपन ने देख लिए। क्या यहाँ तक की बातें क्लियर अपन ने? याद भी हो जाएंगी, सारी चीजों को समझ भी लिया अपन ने। ठीक है, अपन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध आयोजन कहाँ पर हुआ? बोध गया में। वैसे भी भगवान बुद्ध की धरती मुख्य रूप से कौन सी थी? बिहार। तो बोध गया बिहार के अंदर ये आयोजन हुआ। आयोजन करवाने वाले थे कौन? तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध है तो संगठन के नाम भी यही होंगे, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ। भारत का संस्कृति मंत्रालय भी थोड़ा बहुत तो इंटरेस्ट लेगा ही ना भाई। और लाइट ऑफ बुद्ध धर्म फाउंडेशन इंटरनेशनल जो कि यूएसए का है। तो इस तरीके से हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध आयोजन कहाँ पर हुआ? बोध गया में, बिहार में पड़ता है। भारत का संस्कृति मंत्रालय तो था ही, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ और लाइट ऑफ बुद्ध धर्म फाउंडेशन इंटरनेशनल। 12 दिन ये आयोजन चला। बोध गया में अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जप समारोह भी हुआ। आपको पता है भगवान बुद्ध के जो 3 त्रिपिटक कहलाते हैं, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक, है ना, वो जो आपने पढ़े होंगे। हाँ, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। जेठियन घाटी से राजगीर में वेणुवन के बीच पवित्र बांस उपवन तक स्मारक पदयात्रा जो एक निकाली जाएगी। मुख्य रूप से क्या याद रखना है कि जो बौद्ध सम्मेलन है वो कहां पर हुआ? बोध गया के अंदर हुआ। संस्कृति मंत्रालय इसमें शामिल थी। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ने सर्वोच्च न्यायालय में कानूनी सहायता वितरण तंत्र को सुदृढ़ बनाने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। कानूनी सहायता वितरण तंत्र को अच्छा बनाना है और मीडिएशन को, यानी कि आपस में समझौता करवाने को बढ़ावा जो देना है, इस प्रकार की बात कही गई। तो इस अवसर पर नालसा के कम्युनिटी मीडिएशन ट्रेनिंग मॉड्यूल का शुभारंभ किया गया। इसका शुभारंभ किया गया कम्युनिटी, यानी कि लोग मीडिएशन, समझौता करवाएं, ट्रेनिंग मॉड्यूल का शुभारंभ जो इस मौके पर किया गया। ठीक है, तो ये हमने मुख्य रूप से इसमें नेशनल में पढ़ा। अब देखो भाई 29 यहां पर क्या दे रखे हैं? सम्मेलन दे रखे हैं। ठीक है, अब यह आपके बस में हो इनको पढ़ना है। एक बार फटाफट मैं बोल बोल के सुना देता हूं, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है आप सर बोल के सुना देते हो तो हमें याद हो जाती है, ऐसा भ्रम है कुछ लोगों को, तो वो अपन देख लेते हैं, निकाल देते हैं भ्रम। ठीक है, चलो पहली बात करते हैं। सुजलाम भारत विजन शिखर सम्मेलन किस पर हो रहा है? जल पर। करवाएगा कौन? जल शक्ति मंत्रालय। कहां पर? नई दिल्ली में। सुजलाम भारत शिखर सम्मेलन किस पे हो रहा है? जल पर। कौन करवाएगा? जल शक्ति मंत्रालय। उभरते विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार, नई दिल्ली में। आर्मी स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव, नई दिल्ली में। करवाएगा कौन? थल सेना। तो एक जल देख लिया, एक विज्ञान देख लिया और एक आर्मी स्पोर्ट्स देख लिया। ठीक है, 2 अपन ऑलरेडी देख के जा चुके हैं, जनजातीय वाला। अब आ गया अक्षर महोत्सव, नई दिल्ली में। थीम क्या होगी? अक्षर को भाई सुंदर सुंदर बनाओ, लेखन से सुलेखन। ठीक है, आयोजक कौन होगा? अक्षर से जुड़ा हुआ ही कुछ होगा, यानी कि द कैलीग्राफी फाउंडेशन होगा। लेखन की बात चल रही है अपनी, संस्कृति मंत्रालय को पक्का इंटरेस्ट मिलेगा, संस्कृति मंत्रालय भी इसमें है। तो अक्षर महोत्सव नई दिल्ली में। आदर्श वाक्य लेखन से सुलेखन। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर आता है तीसरा, चाणक्य रक्षा संवाद। चाणक्य
बात करते थे रक्षा की, तो चाणक्य रक्षा संवाद नई दिल्ली में आयोजक कौन? भारतीय सेना। तो नई दिल्ली में कितने पढ़े पन्ने? 7 पढ़े। कैसे याद रखे जा सकते हैं? ऐसे ही कुछ ना कुछ बनाओ। जैसे मैंने अपनी शुरुआत कल वाली क्लास में क्या बताया था? इमेजिनेशन का। तो इमेजिनेशन में नई दिल्ली में क्या क्या सोचना है? नई दिल्ली में सोचना है चाणक्य को। एक तो कौन बैठे हैं? चाणक्य बैठे हैं, ठीक है। चाणक्य 2 बातें कर रहे हैं। एक तो रक्षा नीति संवाद की बात कर रहे हैं, एक आर्मी कॉन्क्लेव की बात भी कर रहे हैं। एक इसकी बात कर रहे हैं, आर्मी कॉन्क्लेव। तो दिल्ली में एक तो कौन बैठे हैं? चाणक्य। चाणक्य के साथ साथ में वाल्मीकि को बैठे हुए भी देखो, है ना, जो कि जनजातीय लोगों पर बात कर रहे हैं। 2 कार्यक्रम इन्होंने करवाए। अब वाल्मीकि क्या कर रहे हैं? रामायण को लिख रहे हैं। रामायण में अक्षरों की बनावट को क्या किया है? बड़ा ही सुंदर लिखा है, सुलेखन। और वो लिखते लिखते क्या कर रहे हैं? बीच में से उठा के पानी पिया, तो जल को लेकर भी हुआ यहां पर। और रामायण में क्या क्या उन्होंने लिखा कि पुष्पक विमान भी था, यानी कि उभरते विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भी बात की। किसकी बात की? उभरते विज्ञान और प्रौद्योगिकी की। अब एक बार इन 7 को जरा इमेजिन करके देखना जरा। 2 लोग बैठे हुए आपको दिख रहे हैं दिल्ली के अंदर, एक चाणक्य और एक वाल्मीकि। वाल्मीकि 2 तो जनजातीय वाले प्रोग्राम याद हो जाएंगे। अच्छा अच्छा लिख रहे हैं तो लेखन वाला याद हो जाएगा। और फिर जो अपन ने कहा कि पुष्पक विमान की बात भी कर रहे हैं, यानी कि विज्ञान प्रौद्योगिकी की, तो अपन ने 7 के 7 याद हो गए, ठीक है। 2 लोगों का चित्र अपने दिमाग में बना, 7 याद हो गए, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, दिल्ली के आगे चलते हैं तो आता है गुड़गांव। गुड़गांव अच्छा शहर है, शहर के मामले में तो वही है। तो शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन 18वां संस्करण था, और इसमें चेन्नई को एक अवार्ड मिला है, सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, जो सबसे अच्छा कहा है चेन्नई के अंदर। और इसकी थीम क्या थी? शहरी विकास और गतिशीलता के बीच संबंध, ठीक है। शहरी विकास और गतिशीलता के बीच संबंध कहां पर हुआ? गुरुग्राम में। तो यानी कि हम दिल्ली से आगे बढ़े, तो दिल्ली से आगे बढ़ने पर चाणक्य और वाल्मीकि से आगे बढ़ने पर गुरुग्राम। गुरुग्राम में बात किसकी चल रही थी? शहरों की यहां पर बात चल रही थी। और अवार्ड किसको मिला था? यहां पर चेन्नई को अवार्ड मिला था, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और आगे चलने पर आता है अपने पास चंडीगढ़। क्या आता है? चंडीगढ़। और चंडीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव हुआ। चंडीगढ़ में क्या हुआ? अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव हुआ। अब अपन चलते हैं साउथ की तरफ। साउथ की शुरुआत करेंगे हम उड़ीसा से। कहां से करेंगे? उड़ीसा से। उड़ीसा में 3 कार्यक्रम देखते हैं। एक तो ये हुआ पूरी उड़ीसा में ग्लोबल एनर्जी लीडर्स। आप इस तरीके से इमेजिन करेंगे कि ये है उड़ीसा। उड़ीसा में जो आपके समुद्र से एनर्जी बना रहे हैं, ग्लोबल एनर्जी लीडर सम्मेलन पूरी उड़ीसा के अंदर। सशक्त भारत, पर्याप्त संतुलन और नवाचार इसकी थीम थी। एक है उड़ीसा में ये रहा बाली यात्रा महोत्सव। आपको पता है उड़ीसा के अंदर एक शाही यात्रा निकलती है, जगन्नाथ यात्रा, पता है आपको? तो बाली यात्रा या फिर शाही यात्रा कहाँ की है? उड़ीसा की। तो एक सम्मेलन आपके कहाँ हो गया? उड़ीसा में। एक और देखा था ये भुवनेश्वर वाला। तो भुवनेश्वर वाले में क्या देखना है? हथकरघा और हस्तशिल्प। हथकरघा और हस्तशिल्प। तो क्या इमेजिन करना है उड़ीसा के बारे में? उड़ीसा में इमेजिन करना है कि एक व्यक्ति यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट से कुछ बना रहा है, हथकरघा से बना रहा है। क्यों बना रहा है? क्योंकि थोड़े दिनों बाद जगन्नाथ यात्रा निकलने वाली है, और वो वहां पर ये दे के आएगा। और वहां का जो विज्ञान है, जगन्नाथ मंदिर का और इन सब का जो विज्ञान है, किस तरीके से हम देखते हैं वहां पर ऐसे ऐसे मंदिर बने हुए, सूर्य की पहली किरण यहाँ पर आती है, तो विज्ञान यहाँ पर देखने को मिलता है। तो उड़ीसा में 3 पड़े, हथकरघा, एक बाली यात्रा और एक आपके विज्ञान महोत्सव। ये तीनों कहाँ पर हुए? उड़ीसा के अंदर हुए। और आप देखो अब इसी तरीके से आपको बनाने इसी इसी तरीके से आपको बस लिंक बिठा बिठा के याद रखने होते हैं, है ना। हाँ, विज्ञान महोत्सव चंडीगढ़ में हुआ, है ना। उड़ीसा में भी विज्ञान से रिलेटेड बाली उड़ीसा, एक ये रहा ना एनर्जी लीडर्स। हाँ मैंने विज्ञान बोल दिया, क्या एनर्जी लीडर्स, एनर्जी लीडर, ये याद रखना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर बनाने हैं। तो आपको मैं फटाफट पढ़ देता हूँ अब मैं नहीं पढ़ रहा। मणिपुर के अंदर चलो कुछ कुछ बता देता हूँ। मणिपुर में संगाई महोत्सव। संगाई वहां पर एक हिरण है, संगाई डियर, बड़ा फेमस हिरण है वहां का। एक वहां पर ना नेशनल पार्क है जिसका नाम है केबुल लमजाओ, है ना। एक वहां पर पार्क है जिसका नाम क्या है? केबुल लमजाओ। केबुल लमजाओ जो है ना, वहां पर जैसे मान लो कि ऊपर थोड़ा सा घास है, फिर पानी है, फिर घास है, फिर पानी है, इस तरीके से है।
तो जो संगाई हिरण है ना, वो इस घास पर कूदा, फिर इसके ऊपर कूदा, फिर इसके ऊपर कूदा, एक नाचता हुआ लगता है, इसलिए इसको बोलते हैं डांसिंग डियर। क्या बोलते हैं? डांसिंग डियर। ठीक है, तो ये, और इसको ये जो है ना नेशनल पार्क, ये नेशनल पार्क है केबुल लमजाओ, इसको बोलते हैं भारत का फ्लोटिंग नेशनल पार्क। क्या बोलते हैं? भारत का फ्लोटिंग नेशनल पार्क। फ्लोटिंग कैसे हो गया? तो इस तरीके से है, ये ऊपर पत्तियां सी गैर, वो पानी नीचे है, इस प्रकार की आर्द्र भूमि वाला मामला है यहाँ पर। तो संगाई महोत्सव कहाँ होगा? अरे भाई मणिपुर के अंदर ही होगा, कोई दो राय नहीं है। भारतीय वायुसेना की 93वीं वर्षगांठ का समारोह गुवाहाटी के अंदर हुआ। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ, इसका 22वां वार्षिक सम्मेलन नागालैंड के अंदर हुआ। 100 ड्रम्स, वहाँ का एक फेमस डांस है ड्रम्स बजाना, तो 100 ड्रम्स वांगला महोत्सव कहाँ हुआ? मेघालय के अंदर हुआ। ठीक है, 13वां पर्यटन हाट गंगटोक के अंदर हुआ। तो इस तरीके से आपको जो है इनको देखना है। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़े? सम्मेलन पढ़े, और ये भी बातें हमने सारी फैक्ट भी हमने कर लिए। अब जो है नेशनल में कुछ एक आधी छोटी छोटी चीज बचती है, एक ही पेज बचता है यार, इसको क्यों छोड़े, फिर अपन कर ही देते हैं फटाफट, है ना। एक पेज को क्यों ही छोड़ना है, 4 बातें हैं फटाफट देख लेते हैं। 300वां CII साझेदारी शिखर सम्मेलन। CII हमारे यहाँ पर बिजनेस को लेकर, व्यापार को लेकर बना हुआ सबसे पुराने संगठनों में से एक है। जैसे कि फिक्की है, उसी प्रकार से CII है। तो ये विशाखापट्टनम में हुआ, व्यापार को लेकर है। इसका फुल फॉर्म है भारतीय उद्योग परिसंघ, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। ठीक है, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, उद्योग, और ये आपके DPIIT जो है वो, और आंध्र प्रदेश सरकार, क्योंकि विशाखापट्टनम में हुआ तो आंध्र प्रदेश सरकार। इन्होंने 2 आधारशिलाएं रखी है, एक तो श्री हरिकोटा के निकट एक स्पेस सिटी बनाई जाएगी, और एक जो कर्नूल के निकट ओवारकल औद्योगिक नोड में भारत की पहली ड्रोन सिटी बनाई जाएगी। तो 2 सिटी याद रखना, एक तो ड्रोन सिटी और एक स्पेस सिटी। ड्रोन सिटी तो कहां पर होगी? आपके कुरनूल के पास में, और स्पेस सिटी कहां होगी? हरिकोटा के पास में, श्री हरिकोटा के पास में। ठीक है, तो यहां पर क्या याद रखना है? CII का जो प्रोग्राम है विशाखापट्टनम में हुआ, एक ड्रोन सिटी के रूप में कर्नूल, और एक आपके स्पेस सिटी के रूप में श्री हरिकोटा। ठीक है, आगे बात करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन पर हरित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। तीसरा सम्मेलन था ये, तीसरा संस्करण था ये, जिसमें कि ग्रीन हाइड्रोजन पर चर्चा की गई। और हमारे यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए काम कौन सी करेगी? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी करेगी। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा काम किया जाएगा। हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन तीसरा सम्मेलन था। इसका लोगो लॉन्च किया गया है। हरित हाइड्रोजन का क्या किया गया? लोगो लॉन्च। तो याद रख लेना कि लोगो लॉन्च कौन से संस्करण में किया गया? तीसरे में। कहां पर हुआ? नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, वाल्मीकि वाले में जोड़ दो या चाणक्य वाले में जोड़ दो, नई दिल्ली में हुआ है, तीसरा संस्करण है, वहीं जोड़ दो इसको कुछ ना कुछ इमेजिनेशन में। ठीक है, और यहाँ पर 100 करोड़ रुपए के लिए भी इसकी भी जो घोषणा की गई है कि बिराक के माध्यम से इसका यूज किया जाएगा। उसके बाद में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, इंडियन इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव, ये हुआ गोवा के अंदर पणजी में। 56वां महोत्सव था, और इसके अंदर कुछ फिल्मों को ये अवार्ड दिया गया। जैसे कि ओपनिंग फिल्म के तौर पर फीचर फिल्म में थी अमरन, तमिल फिल्म है अमरन, और नॉन फीचर फिल्म के अंदर थी काकोरी। आई थिंक काकोरी कांड पर होगी, मैंने देखी नहीं है, काकोरी कांड पर होगी। अमरन जो मूवी है वो जरूर अपन कह सकते हैं कि किस पर है ये, अपने मिलिट्री और ये जो इस प्रकार के मिशन पर मूवी है, हाँ पैट्रियोटिज्म पर। राजस्थानी फिल्म में विस्पर ऑफ द माउंटेन्स, इस मूवी को यहाँ पर शामिल किया गया। फीचर फिल्मों के लिए जो जूरी मेंबर थे उसमें 12 थे, नॉन फीचर फिल्म के लिए 6 थे, और 12 वाले में अध्यक्ष जो राजा बुंदेला थे। और एक लास्ट है ओपी कुंभ। ओपी का मतलब है कोऑपरेटिव, सॉरी COOP, CO का मतलब क्या है यहाँ पर? कोऑपरेटिव। ठीक है, तो शहरी ऋण क्षेत्र पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के विस्तार का रोड मैप बनाने के लिए, और ये भी कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। आयोजक कौन है? NAFCB, यानी कि अर्बन बैंकिंग। कोऑपरेटिव प्लस अर्बन प्लस बैंकिंग, 3 चीजों को जोड़ देना, कोऑपरेटिव प्लस अर्बन प्लस बैंकिंग। यहाँ पर 2 ऐप लॉन्च किए गए, सहकार DG पे और सहकार DG लोन, जिससे कि लोन आसानी से मिल सके, और जैसे फोन पे होता है उस प्रकार से रीपे भी वो आसानी से कर सके, है ना। तो CO यानी कि कोऑपरेटिव, OP यानी कि आपकी बैंकिंग को लेकर लोन के लिए, नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो ये 2 बातें जो अपन ने यहाँ पर देखनी थी। इस तरीके से अपना नेशनल और इंटरनेशनल वाला होता है कंप्लीट। और कल की क्लास के अंदर अपन जो है पढ़ेंगे, देखेंगे इकोनॉमी, अटैक या स्पोर्ट्स में से कुछ शुरू करेंगे, करा देंगे, सारा करा देंगे फटाफट। इस बार तुम्हें शिकायत नहीं आने देंगे, फटाफट करा देंगे, चिंता ही मत करो तुम।